ओके, अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है हमारा जीआरवी और यूजीआरवी। इसको आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगी भी है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी हद तक हो गई हुई थी, लेकिन आज मैं इसको क्लोज करने लगा हूं लेसर के एतबार से। बात ना थोड़ी जरा तफसीली है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किया था। अब मैं आपको इसकी फाइनल पिक्चर लेने दूंगा। लेसर को एसेट लीज पे देखकर यह डर होता है कि जिस वक्त एसेट वापस आएगा, ये नेचुरल डर है। जो भी आप किराए की चीज किसी को दे दें, आप अपना मोबाइल या कैलकुलेटर भी किसी को दे दें, तो अगले दिन वो वापस लेके आएगा, तो आपको डर होगा कि एक दो बटन तो इसने फारिग कर दिए होंगे। तो लेसर को, ये शक्ल देख लें इसकी, इसको डर लग रहा है। लेसर को डर लगता है कि जब लेसी एसेट वापस लेके आएगा तो लेसी जो एसेट वापस लाएगा वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। लेसर इस डर की वजह से लेसी से कहता है मुझे गारंटी करो। लेसी कहता है भाईजान ठीक है यार, तू ज्यादा मिन्नत करता है ना, तो मैं तुझे गारंटी कर देता हूं 6 मिलियन की। जब मैं तुझे एसेट वापस करूंगा 6 मिलियन की मैं तुझे गारंटी करता हूं कि 6 मिलियन मेरी तरफ से गारंटी। लेसर कहता है तसल्ली नहीं हुई, मैं रिलैक्स नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूं यार, मुझे कोई और गारंटी लेके दे, मुझे कोई और कहीं और से गारंटी मुझे ले दे, तेरी इतनी गारंटी से मेरा गुजारा नहीं चल रहा, मुझे डर लग रहा है, मैं ये लीज शुरू नहीं करना चाहता, सॉरी यार। लेसी जाता है अपने जानने वाले के पास, लेसी अपने जानने वाले के पास जाता है। ये लेसी की पेरेंट कंपनी भी हो सकती है, ये लेसी की बीवी भी हो सकती है। लेसी एसोसिएट, लेसी का जानने वाला, लेसी अपनी पेरेंट कंपनी के पास जाता है और उससे जाके कहता है यार वो लेसर पीछे पड़ा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत ही गारंटी आप भी कर दें। तो लेसी का एसोसिएट लेसर को कहता है चलो थोड़ी सी गारंटी मेरी तरफ से, थोड़ी सी गारंटी मेरी तरफ से। लेसर कहता है नहीं, वो जो मैं चाह रहा था ना वो नहीं हो रहा, मिल तो गई है गारंटी लेकिन जितनी मैं चाह रहा हूं ना उतनी मिल नहीं रही गारंटी। अब लेसर कहता है, लेसर कहते हैं मुझे गारंटी मिल नहीं रही जो मैं चाहता हूं। अब लेसर जाता है मशीन के सप्लायर के पास, क्योंकि लेसर ने किसी से मशीन खरीदी होगी ना लेसी के लिए, हो सकता है वो कोई बाहर के मुल्क का बंदा हो, उसे कहे यार वो जो मैंने आपसे मशीन खरीदी है ना, जिस लेसी को मैंने लीज पे दी है, वो मुझे कुछ गारंटी कर रहा है लेकिन उस गारंटी से मेरी तसल्ली नहीं हो रही, तो यार देखो मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं, मैं आप लोगों से मशीनें लेके लेसिस को देता रहता हूं, तो यार आप मुझे थोड़ी सी जरा इस मशीन के बारे में, मुझे डर सा है, नई मशीन है तो मुझे कोई तसल्ली दो। तो लेसर जाता है एक थर्ड पार्टी के पास, ये लेसर से अनरिलेटेड है पार्टी, यानी लेसर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ लेसर इसके पास मशीनें लेने जाता था, लेसर का ये रिश्तेदार नहीं है। तो लेसर एक जाता है थर्ड पार्टी के पास जो कि एसेट का सप्लायर भी हो सकता है जिससे लेसर ने मशीन खरीदी थी, या कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। ये लोग भी गारंटी कर देते हैं 1 मिलियन की मिसाल के तौर पे। अब लेसर को डर होता है एसेट खराब होकर वापस आएगा, कुछ गारंटी लेसी से करवाता है, कुछ गारंटी लेसी के जानने वाले से करवाता है, और कुछ गारंटी ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। वो एक थर्ड पार्टी जिसका लेसर से भी कोई ताल्लुक नहीं, यानी एसोसिएट वो होता है जिस कंपनी के आपने ना 20, 30, 40, 50% शेयर खरीदे हो, एसोसिएट वो होता है। तो लेसर ने तो ना लेसी के शेयर खरीदे होते हैं, ये लेसर है लीजिंग कंपनी है, ये डॉलेंस है, डॉलेंस वाले हैं, तो लेसर ने तो नहीं डॉलेंस के शेयर खरीदे होंगे, लेसर के पास तो डॉलेंस वाले एज अ कस्टमर आए थे लीज करवाने के लिए एसेट। तो लेसर जाता है एक थर्ड पार्टी के पास, और वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी जिससे लेसर ने एसेट खरीदा था वो भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, लेसर अगर किसी से एसेट खरीद ले, आप बाजार में जाके किसी से एसी खरीद लें, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती, रिलेटेड पार्टी होती है जिसके आपने शेयर वगैरह खरीदे हो। तो लेसर जिससे मशीन खरीदता है, या लेसी जिसको लीज पे देता है चीजें, ये दोनों लेसर के लिए थर्ड पार्टी ही होते हैं एक तरह के।
और अनरिलेटेड टू लेसर होते हैं। और मजे की बात सुन लें, ये तीनों ही अनरिलेटेड टू लेसर हैं। ये तीनों ही अनरिलेटेड टू लेसर हैं। ये लेसर है, लेसर ने इससे एसेट लीज पे लेके इसको दे दिया है ताकि इसके अब्बू खुश हो जाएं। ठीक है जी, तो ये लेसर है, लेसर ने मशीन के सप्लायर से एसेट लेके इसको लीज पे दे दिया है। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, और ये तीनों क्यों अनरिलेटेड है लेसर से? क्योंकि लेसर ने इनमें से किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हुए, ना से कोई जान पहचान है, बस लेसर को मशीन की जरूरत पड़ी थी, कभी की दुकान पे जाके मशीन ले लेता था। तो मशीन लेने से तो एसोसिएट्स नहीं बन जाते। एसोसिएट्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। वो होते हैं जिसके आपने 20%, 30%, 40% शेयर खरीदे हैं, वो आपका एसोसिएट होता है कम से कम। तो आप बता दें ये तीनों क्या हैं, बोलें? अनरिलेटेड टू लेसर। जब ये तीनों अनरिलेटेड टू लेसर हैं तो लेसर इनके पास जाएगा और इनसे जाके गारंटियां मांगेगा। लेसी से भी गारंटी मिल गई, लेसी के एसोसिएट से भी गारंटी मिल गई और थर्ड पार्टी से भी गारंटी मिल गई। लेकिन भाईजान इन तीनों के एग्रीमेंट होंगे, और मैंने कहा था जो एग्रीमेंट में जीआरबी होगी वो यहां लिखी जाएगी। टोटल जीआरबी बोले कितनी हो गई? 6 + 1 + 1 8। उस दिन मैंने लेसी से ही 8 की गारंटी लेके दी थी आपको। आज मैं डायग्राम में ये दो नए बंदे डाल रहा हूं। टोटल कितनी गारंटी मिल गई? 8। जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो जीआरबी है। आप बता दें लेसर के लिए जीआरबी क्या है? 8। जो कि किनसे मिली है? अनजान लोगों से। किनसे मिली है? कस्टमर से, सप्लायर से। अनजान लोग होते हैं ये हमारे। थर्ड पार्टी लेसर को क्यों गारंटी देगी? थर्ड पार्टी लेसर को इसलिए गारंटी देगी, इंश्योरेंस कंपनी तो इसलिए देती है कुछ ना कुछ आप इंश्योरेंस प्रीमियम उसको दे रहे होते हैं और बहुत से एसेट्स आपने इंश्योर करवाए होते हैं अपने। और थर्ड पार्टी इसलिए गारंटी देगी कि ठीक है यार मेरा रेगुलर बंदा है, चलो उसको थोड़ा बहुत तसल्ली में पैसे दे देंगे। हाँ हाँ, वो खराब हुआ ना हुआ वो अलग चीजें हैं। असल में यार इसमें बहुत डिटेल में बहस है, एंड पे एसेट आता है तो फिर दोबारा ये गारंटीज रिवाइज होती हैं। अब हुआ है नहीं हुआ, वो रिवीजन सिलेबस में नहीं है। बस लीज के शुरू में जो बहस चल रही है ना, ये आपके सिलेबस में है। अनरिलेटेड से मुराद है कि इन तीनों के लेसर ने शेयर नहीं खरीदे हुए। ये डॉलेंस कंपनी है, ये शायद बाहर के मुल्क में कोई बहुत बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो लेसर को तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेसी आया था इसकी, लेसी का जानने वाला, मिसाल के तौर पे ये डॉलेंस है, तो डॉलेंस के कुछ शेयर जो है वो मिसाल के तौर पे किसी और कंपनी ने खरीदे हुए हैं, तो ये कंपनी आपस में जानने वाले होंगे एक दूसरे के। जैसे यूफोन आपने सुना होगा, यूफोन एक कंपनी है, यूफोन के अच्छे खासे शेयर्स पीटीसीएल ने खरीदे हुए हैं। अब अगर यूफोन कोई भी एसेट लीज पे लेता है तो यूफोन की जो बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी, यूफोन की बड़ी कंपनी यूफोन को हौसला देने के लिए कह देती है यार कोई मसला नहीं, थोड़ी सी गारंटी तू कर दे, थोड़ी सी मेरी तरफ से ले ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं हर बिजनेस में। तो ये समझ लें बेटा है और ये बाप है, बस और कोई फर्क नहीं। भाई ये अरेंजमेंट जिस मर्जी के हों, आप लोग ज्यादा डिटेल में जाते जा रहे हैं। बस मैंने आपको 3 चीजें पढ़ानी थी। मेरे ख्याल से सिलेबस से हम काफी ज्यादा बाहर निकल जाएंगे और रैशनल के पीछे चले जाएंगे। सादा सी बात है, लेसी पैसे गारंटी कर दे, लेसी का कोई जानने वाला पैसे गारंटी कर दे, लेसी का जानने वाला, या कोई थर्ड पार्टी, मिसाल के तौर पे मशीन का सप्लायर, ये 3 लोग अगर लेसर को गारंटी कर दें तो लेसर कहता है मुझे गारंटी मिली है मेरे अनजान बंदे से। क्योंकि लेसर के लिए तो ये सारे क्या हैं? अनजान। लेसर इन तीनों गारंटीज को जमा करेगा, इन तीनों से अलग अलग एग्रीमेंट साइन करेगा, तीनों को जमा करेगा, जमा करके जीआरबी कितनी बना लेगा? 8। अब लेसर सोचेगा अब लेसर सोचेगा कि मार्केट में ये एसेट कितने का होगा जब वापस आएगा। मैं वो नोट करने का टाइम देता हूं। अब लेसर सोचेगा मार्केट में कितने का होगा जब ये एसेट वापस आएगा। तो बिल फर्ज मार्केट के अंदर एसेट होगा 12 मिलियन का। लेसर कहेगा यार मुझे थोड़ी और गारंटी चाहिए, ये तो अनगारंटीड सी अमाउंट है ना 4 मिलियन, मुझे थोड़ी और गारंटी चाहिए। 12 मिलियन है, 8 वजह से गारंटी करा ली है, तो मैंने कह दिया था 4 यूजीआरबी में डाल दिया करें। लेसर अब अपना नशा पूरा करने के लिए कहेगा मुझे थोड़ी और गारंटी चाहिए, मुझे थोड़ी और गारंटी चाहिए। फिर लेसर का जानने वाला आगे बढ़ेगा। लेसर का जानने वाले की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि एक लीजिंग कंपनी है और स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ने वो लीजिंग कंपनी खुद बनाई हुई है, तो लेसर अपने बाप के पास जाएगा, लीजिंग कंपनी अपने बाप के पास जाएगी, यानी स्टेट बैंक के पास जाएगी। तो लेसर का भी तो बाप होगा, अगर लेसी के बाप है तो लेसर मत रहे, तो लेसर के भी बाप होंगे। लेसर यतीम है,
तो लेसी के बाप है तो लेसर के भी बाप होंगे, तो लेसर अपने प्यो के पास जाएगा और अपने प्यो से जाके कहेगा प्यो ये गारंटियां तो दूसरों के प्यों ने दी। अब खुल के बात करें ना, फिर ये गारंटियां तो मुझे दूसरों ने दी, तुम कितनी गारंटी देते हो? वो उसने कहा यार मैंने तुझे कहा था लीजिंग लूजिंग के पंगे ना डाल, छोड़ परे। उसने कहा लीजिंग कंपनी ने कहा डाल नहीं है पंगे, आप बोल मुझे और थोड़ी गारंटियां चाहिए, मेरा नशा नहीं पूरा हो रहा गारंटी का। तो उस रिलेटेड पार्टी ने, इसे मैं बोलने लगा हूं लेसर का एसोसिएट, लेसर का एसोसिएट, लेसर के एसोसिएट ने कहा मैं तुझे गारंटी करता हूं 1.5 की। मैं तुझे कितनी गारंटी करता हूं? 1.5 की। 8 उधर से हो गई, 1.5 इधर से हो गई, कितनी हो गई? 9.5। टोटल एसेट मार्केट में कितने का बिक सकता है एंड पे? 12 का। 12 माइनस 9.5 2.5 ये पैसे रियलाइज कर लेगा लेसर जब कभी एसेट इसके पास वापस आएगा बाजार से। वो वाला 2.5 और ये वाला 1.5, इन दोनों को यूजीआरबी में डाल दिया जाता है, इन दोनों को यूजीआरबी में डाल दिया जाता है। और ये ऐसी गारंटी है जिस गारंटी को यूजीआरबी में डाला जाता है। हालांकि गारंटी है, गारंटी को अनगारंटेड कहना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, गारंटी को अनगारंटेड कहना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ने ऐसी गारंटी जो जानने वाले से मिले उसका भी किस में डाल दिया? अनगारंटेड में। पता नहीं स्टैंडर्ड के बनाने वाले के पीछे क्या थीम थी, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है भाई आपका बड़ा भाई कहता है तू टेंशन ना ले पंगा ले ले, जब आप पंगा ले लेते तो बड़ा भाई पीछे हट जाता है, बड़ा भाई कहता है यार छड़ परे हर क्यों नहीं चकना से पै गया सी। तो शायद स्टैंडर्ड ने इस मेथोडोलॉजी को सामने रखा है कि कभी अपने ही छोड़ जाते हैं। तो अब इसके बड़े भाई ने इसको गारंटी तो दी भी है, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे बना हुआ है वो कह रहे हैं कि मैं इस गारंटी को भी किस में डालूंगा? अनगारंटेड में डालूंगा। यहां तक अगर मेरी बात एब्जॉर्ब हुई है तो मैं आपको स्टैंडर्ड की थ्योरी पढ़ाने लगा हूं। 2 से 3 मिनट बाद आपके सवाल लेना शुरू करूंगा, सारा आपको नोट करने दूंगा, आप सिर्फ 2 से 3 मिनट देखते रहें हो क्या रहा है। आज के नोट्स, आज के नोट्स, सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं मैंने लिख दी हैं। लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेजिडुअल वैल्यू लीज्ड एसेट की एट द एंड ऑफ लीज टर्म कितनी होगी? 12 मिलियन। ये किसी से एग्रीमेंट हुआ है या सोच रहे? सोच रहे। आउट ऑफ विच फॉलोइंग गारंटीज आर ऑब्टेन्ड, जिसमें से फॉलोइंग गारंटीज उसने ले ली हैं। रेजिडुअल वैल्यू लेसी से कितनी गारंटी कराई? 6। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कराई लेसी के जानने वाले से 1। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कराई थर्ड पार्टी से, मशीन सप्लायर से 1। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कराई लेसर ने अपने जानने वाले से 1.5। अब नीचे देखें मेरा सॉल्यूशन। जीआरबी में क्या डालेंगे? जीआरबी में भाईजान डालते होते हैं ना बेसिक थीम सुने। जीआरबी में डालते होते हैं अनरिलेटेड लोगों वाली, अनरिलेटेड टू लेसर, अनरिलेटेड टू लेसर। क्या आप एग्री करते हैं वो तीनों बंदे अनरिलेटेड टू लेसर हैं? जो क्लास के शुरू से आए हैं उनसे बात चल रही है, क्या ये तीनों अनरिलेटेड टू लेसर हैं? क्या लेसी लेसर का रिश्तेदार है? नो कस्टमर है ये तो। क्या लेसी के अब्बू लेसर के रिश्तेदार हैं? लेसी नहीं रिश्तेदार, तो लेसी के अब्बू कहां से लेसर के रिश्तेदार होने हैं? क्या हो सकता है? फिर वो अलग बात है। क्या कोई थर्ड पार्टी जिससे मशीन खरीदी गई है वो लेसी का रिश्तेदार है या सिंपल लेसी उससे मशीन खरीदने गया था? सिंपल लेसी उससे मशीन खरीदने गया था। और जो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन की है लेसर के जानने वाले ने, उसको हमने गारंटी के बावजूद भी क्या कहने? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब देखें मैं कैसे टोटल्स पे पहुंचा हूं। ये 6 में इधर ले गया जीआरबी में, ये 1 भी मैं जीआरबी में ले गया, ये 1 भी मैं जीआरबी में ले गया। टोटल जीआरबी कितनी होगी? 8। टोटल आरवी कितनी है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू 12। 1.5 को मैं किधर ले गया? ये 2.5 मैंने कैसे निकाला है मुझे बता दें? 12 माइनस 6 माइनस 1, बल्कि ऐसा कर लेना 12 माइनस 8 माइनस 1 पॉइंट, ये 4 मैंने ऐसे निकाला 2.5। ये 2.5 मैंने ऐसे निकाला ताकि अनगारंटेड हमारी वहीं आके 4 पे खड़ी है। तो बता ये चला कि जानने वाले की गारंटी को स्टैंडर्ड ने कोई खास वेटेज, अनजान की गारंटी को स्टैंडर्ड ने वेटेज दी और उसे जीआरबी में डाला, अनजान की गारंटी को वेटेज नहीं दी। और
12 माइनस 8 वैसे भी 4 निकल रहा था, 12 माइनस 8 वैसे भी 4 निकल रहा था, और 1.5 जमा 2.5 वो भी 4 निकला है। तो इसका मतलब है हमने कोई खास लिफ्ट नहीं कराई, किसकी गारंटी को? लेसर के जानने वाले की गारंटी को। और किसको लिफ्ट कराई? अनरिलेटेड टू लेसर वाले को। अब ये सारी बातें एक दफा हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं वो डायग्राम नोट करने का टाइम दूंगा। पेज 35 नोट्स दे दें इधर पहली रो में। पेज 35 फॉर लेसर, लेसर के लिए डिस्कशन हो रही है, लेसी के लिए फॉर लेसर। आ जाते हैं अभी नोट्स, पढ़ो। लेसर, ये लेसर के लिए ना जीआरबी की डेफिनेशन है, लिख लें यहां। स्टैंडर्ड में ना लिखा नहीं होता, असल में स्टैंडर्ड बनाने वाले कंजूस होते हैं, सारी बात लिखते नहीं है। ये लेसर के लिए जीआरबी की डेफिनेशन है। फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू लेसर बाय द लेसी, नंबर 1, प्रोवाइडेड बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी और अ थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। ये क्या लफ्ज है? ये समझ आ रहा है लफ्ज थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर? वो जो मशीन सप्लायर है उसका लेसर से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। डेट इज फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग ऑब्लिगेशन, जो कि फाइनेंशियली कैपेबल हो, इस काबिल हो कि ऑब्लिगेशन की जिम्मेदारी उठा सके। इंश्योरेंस कंपनी भी इस काबिल होती है, माशाल्लाह बड़ी माल होती है, और जो है वो भी इस काबिल होता है मशीन सप्लायर के गारंटी दे सके। तो कितनी गारंटीज को जीआरबी में डालना है? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी बाय लेसी, बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी और अ थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। इसको कहां डाल दिया? जीआरबी में। अब यूजीआरबी में आए। यूजीआरबी जरा दूर करके समझाई हुई है। पेज नंबर 52। यूजीआरबी यूजीआरबी इज दैट पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। टोटल कितनी थी? 12, उसका पोर्शन हो गई है। दैट पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू द रियलाइजेशन ऑफ विच बाय लेसर इज नॉट एश्योर्ड, किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी, इसी चलवा देंगे वाला। दैट इज नॉट एश्योर्ड, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, और इज गारंटेड सोलली बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसर। या तो कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा, या दे रहा तो कौन दे रहा है? लेसर का जानने वाला जिम्मेदारी दे रहा है। तो लेसर के जानने वाले को कहां डाला करेंगे आज के बाद? यूजीआरबी में। और लेसी को, लेसी के जानने वाले को और थर्ड पार्टी को कहां डालेंगे? जीआरबी में। ये सारी डिस्कशन किसके लिए? लेसर के लिए। चलें जी, अब आप लोग तस्वीर वगैरह लेनी है या जो भी करना है, मैं उसको ओपन कर देता हूं। मुझे जरा एक दफा जगह सही तरह बना के इसको शो कर लेने दे, फिर मैं आपको बताता हूं, नोट कर लें। अच्छा, मैंने ये बनाया हुआ है, इसने कितनी गारंटी की थी? 1.5, लेकिन स्टिल हमारी यूजीआरबी कितनी रहेगी? 4 ही। वो टेंशन नहीं लेनी आपने, स्टिल हमारी यूजीआरबी 4 ही रहेगी। अगर पूरी पिक्चर लेनी है तो इस तरह नजर आ रहा है, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। अगर अलग अलग लेनी है तो वो मैं शो कर देता हूं। इस 1.5 की वजह से हमारी कैलकुलेशन में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 माइनस 8 4 ही आ रहा है। ओके जी, अब मैं कोशिश करूंगा कंपाइल करके एक दफ़ा टॉपिक एंड वजह दे दूंगा। ये 9 बजे की स्टोरी अलग से तस्वीर ले ली, लेसर की डिस्कशन है ये, और ये 10 बजे की स्टोरी। अच्छा, अब आखिरी सवाल और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल। यही सारा डाटा आपके सामने है,
यही सारा डाटा आपके सामने है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि लेसी जीआरवी क्या ले। मेरा आपसे सवाल है लेसी जीआरवी क्या ले। लेसी का सवाल, जब लेसी का सवाल ना 6 नहीं लेगा, 6 नहीं लेगा। मैंने ना 6 लेगा, ना 1 लेगा, ना 1 लेगा। लेसी को उन दोनों से कंसर्न नहीं है। लेसी जीआरवी क्या लेगा, लेसी जीआरवी क्या लेगा वो मैं देख लेता हूं। आईएफआरएस 16 कहते हैं कि लेसी की जीआरवी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। फॉर लेसी द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी, यहां लफ्ज नहीं है बाय एसोसिएट और कुछ भी, यहां सिर्फ 6 को सामने रख के बहस होगी। फॉर लेसी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको बता जाए बात। अब लेसी के बारे में ऐसे निकालेंगे कि लेसी ना चला जाएगा और जाके लेसी 11 बजे घर पहुंचेगा और बानो को कहेगा चाय बनाओ। 11:30 बजे लेसी बानो के पास बैठ के बिस्किटों के साथ चाय पिएगा। जब उस वक्त लेसी सोचेगा कि ये एसेट जब मैं वापस करूंगा तो इसकी वर्थ क्या होगी। लेसी अपनी सोच रहा होगा। लेसर की अपनी सोच है 12, लेसर की अपनी सोच है 12, लेसी की अपनी सोच होगी। लेसर कहेगा मेरे ख्याल से मैं इस एसेट को ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि 10 मिलियन तक तो ये इंशाल्लाह बिक ही जाना है, तो फिर मुझे 6 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेसी ऐसे सोच रहा होगा। लेसी एग्रीमेंट को देख के नहीं सोचेगा, लेसी ऐसे सोचेगा। आप बता दें लेसी की जीआरवी कितनी लेंगे, क्या बताया था? 0। लेसी की जीआरवी कितनी लेंगे? 0। वो लेसी के तीन सिनेरियोस थे, रिवाइज करना, वो तो बुक के अंदर ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेसी का क्या है, दोबारा सुन ले लेसी का अगर भूल गया हुआ। लेसी ने गारंटी कितना करके आया? 6। लेसी आएगा 11 बजे बैठ के सोचेगा, 11 बजे बैठ के सोचेगा कि मैं एसेट को कैसे इस्तेमाल करूंगा। तो लेसी ने सोचा मैं एसेट को इंशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तेमाल करूंगा, ये शायद 10 मिलियन एंड पे दे ही जाए। तो जब लेसर को 10 मिलियन उसने एसेट की फॉर्म में दे देने हैं तो फिर पैसों की फॉर्म में 6 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में बताएं लेसी की, अगर मैंने ये बोला है 10 का फ्लक्स, तो ऐसी सूरत में लेसी का क्या जवाब होगा? 0। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं आज के नोट्स को बेहतर करना तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमेशा के लिए खत्म कर लें। लेसर डिस्कशन लिखी हुई है, यहां लिखें लेसी डिस्कशन, लेसी डिस्कशन, लेसी डिस्कशन। लेसी डिस्कशन के ऊपर लिखें आफ्टर गारंटिंग 6 मिलियन, आफ्टर गारंटिंग 6 मिलियन, 6 मिलियन की गारंटी दी है ना इसने। और जो ऑनलाइन वाले हैं ये पेज उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो लेक्चर 31 की हेडिंग दे दें। आफ्टर गारंटिंग 6 मिलियन लेसी थॉट that residual value will be 10 million at end of lease. After guaranteeing 6 million, the lessee thought that the residual value will be 10 million at end of lease. जी, अब गारंटी कितनी करके आया था कि तुम्हें 6 मिलियन की चीज वापस करूंगा, लेकिन सोच रहे कि 10 मिलियन की तो इंशाल्लाह वापस कर ही दूंगा। तो ऐसी सूरत में कोई पैसे देने पड़ेंगे, तो लिखें लेसी जीआरवी 0। तो अगर सवाल लेसी का आएगा तो जीआरवी 0 लेंगे। लेसी जीआरवी इज 0। चलें जी, आज की क्लास में एक बड़ी डिस्कशन है, वो सेकेंडरी इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज के बाद शुरू होनी है। लीज इज अ लीज और लीज इज नॉट अ लीज। तो सेकेंडरी इंडिकेटर्स लीज के निकाल लें। सेकेंडरी इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज, पेज कौन सा है? लिखा हुआ है मैंने? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। वो 5 इंडिकेटर्स कहां पड़े थे लीज के? पेज नंबर 50 पे 5 इंडिकेटर्स। ये 5 इंडिकेटर किसके लिए हैं? लेसर के लिए। लेसर 5 टेस्ट लगा के देखते हैं कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। अगले सफे पे आए, सेकेंडरी इंडिकेटर्स। सेकेंडरी इंडिकेटर्स, सेकेंडरी इंडिकेटर्स भाईजान 3 है।
सेकेंडरी का क्या मतलब है? हो सकता है प्राइमरी का जवाब यस आ जाए। अगर प्राइमरी में पांचों का जवाब नो आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा है? ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन स्टैंडर्ड कुछ और कहता है। मैंने वो इसलिए नहीं बताया था कि आईकेएफ कभी टेस्ट नहीं करता। स्टैंडर्ड कहते हैं 3 सवाल और पूछ लो। अगर तीनों में से किसी एक का जवाब भी यस आ जाए तो असल में कहते हैं मैं चाहता हूं आप 8 सवाल पूछा करो। कितने सवाल पूछा करो? 8 सवाल पूछा करो। 8 में से एक का भी यस आ जाए तो लीज को फाइनेंस कर दो। तो 3 और सवाल हैं, वो देख लें। लेकिन ये भी आपने याद नहीं करने, स्टैंडर्ड के पैरा 64 में दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशंस दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन कुड आल्सो लीड टू लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस और ये भी कहते हैं कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन मैं मिसालें दे रहा हूं। इफ द लेसी कैन कैंसिल द लीज, अगर लेसी के पास लीज कैंसिल करने का राइट है तो लॉसेस कैंसिलेशन के बोर्न बाय लेसी। तो अगर कैंसिलेशन के लॉसेस कौन बर्दाश्त करने को तैयार है? इसका मतलब है कहता है ये एसेट तो चला ही गया है, इसीलिए तो वो लेसी एसेट बर्दाश्त लॉसेस बर्दाश्त करने को तैयार है, वरना पराई चीज के लॉसेस कौन बर्दाश्त करता है? तो बस स्टैंडर्ड की एक सोच है, छोड़े परे बस। तो यस और नो में आप मुझे बता दें, अगर लेसी लॉसेस बर्दाश्त करने को तैयार है तो जवाब अगर यस आ जाए तो भी ये लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस। गेन्स और लॉसेस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू। आपको पता है एसेट्स की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। गेन्स और लॉसेस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू एक्रू टू लेसी यानी विल बी गिवन टू लेसी। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई तो सारा नुकसान बर्दाश्त लेसी करेगा या सारा फायदा लेसी को होगा, तो भी एक तरह का एसेट चला ही गया ना, तो लेसर किताबों से निकाल दे, फिर इसको भी फाइनेंस लीज कहेंगे। और आखिरी सवाल, लेसी के पास ये पावर है कि वो लीज को कंटिन्यू कर सकता है फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ नॉमिनल रेंटल। लेसी लीज को सेकेंडरी पीरियड कौन सा होता है? 5 साल की ओरिजिनल लीज है, 3 साल का सेकेंडरी पीरियड है। तो सेकेंडरी पीरियड में अगर लेसी ना होने के बराबर पैसे देके लीज को आगे चला सकता है तो इसका मतलब है लेसर ने लेसी को बहुत अच्छी ऑफर दी हुई है, तो शायद लेसर का भी प्रोग्राम है एसेट किसको दे दे? लेसी को दे दे। तीनों दोबारा सुन लें। एक सवाल है, अच्छा पहले मुझे आप सिर्फ ये बताओ, तीनों दोबारा पूछने से पहले, फाइनेंस लीज होती क्या है? डू नॉट बोलो आगे। डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स। हु विल नॉट कीप एसेट इन बुक्स? लेसर विल नॉट कीप एसेट इन बुक्स। तो स्टैंडर्ड कह रहा है अगर तीनों में से एक सवाल का जवाब भी यस आ जाए तो लेसर तुम एसेट किताबों में ना रखो। कब? जब लेसी कहे नुकसान मैं बर्दाश्त करूंगा तो लेसर तुम ना किताबों में रखो, लेसी का एसेट है। अगर लेसी कहे फेयर वैल्यू का गेन लॉस मेरा होगा तो फिर लेसी का एसेट है यार, लेसर तुम ना रखो किताबों में। अगर लेसी कहे कि मुझे सेकेंडरी पीरियड में लीज रिन्यू कराने दो और रिन्यू कराने में मैं तुम्हें किराया शराया नहीं दूंगा, इसका मतलब है शायद लेसर एसेट से जान छुड़ाना चाह रहा है और कह रहा है यार रख तू एसेट को अपनी तरफ से, रख मेरी तरफ से, कोई मसला नहीं। तो इन 3 चीजों में आपको क्या चीज पाई जा रही है? इन तीनों चीजों में एक चीज नोट करें कि लेसर जान छुड़ाना चाह रहा है एसेट से। लेसर एसेट से जान छुड़ाना चाह रहा है। नुकसान आ तू बर्दाश्त कर, फायदा आ रहा है तू रख ले, तूने रिन्यू कराना है किराया ना दे, रिन्यू करा ले जा यार एसेट ले जा। तो इन तीनों में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस। तो असल में अब 8 टेस्ट हैं, लेकिन आईकेएफ कभी टेस्ट नहीं करता ये 8 टेस्ट। असल में 8 टेस्ट हैं, 8 में से एक का जवाब भी क्या है? यस, देन लीज विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। ओके, लीव इट। So we will move towards the main discussion of today, that is lease is a lease or lease is not a lease। यानी कि हम कोई इस किस्म की बहस करने लगे हैं। अगर लीज है तो फिर आगे डिसाइड होता है ना कि अगर लीज यस है तो फिर डिसाइड होता है ना कि लेसी का सवाल है कि लेसर का सवाल है। अगर लीज होती है तो लेसी का सवाल होता है या लेसर का सवाल होता है। शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट, सिंपल लीज, सिंपल लेसर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। आगे सिंपल लेसर में फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, मैन्युफैक्चरर डीलर में फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। तो अगर लीज होती है तो फिर ये डिस्कशन होती है। आज हम क्या बात करने लगे हैं? लीज ही नहीं है। अगर लीज ही नहीं है तो भाईजान एंट्री सुन लें सिंपल सी, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर आरओयू खत्म, लीज लायबिलिटी खत्म, सब खत्म। फिर अगर लीज ही नहीं होगी तो क्या एंट्री हुआ करेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये सारा भी मैं आपको बताऊंगा, तो फिलहाल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देना था। अच्छा जी,
ये मार्कर पड़े हुए हैं लेसर के पास, इस पे ना 2 टेस्ट लगाने हैं, इस मार्कर पे 2 टेस्ट लगाने हैं, जिसके बाद डिसाइड होगा ये लीज भी है या नहीं। मैं लेसर से मार्कर लेने गया, सबसे पहले टेस्ट लगेगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उर्दू में जिसे कहते हैं शनाख्त करना। मैं लेसर को कहूंगा हाँ भाईजान मैं मार्कर लेने आया हूं लीज पे, तो मार्कर समझ लें कोई करोड़ों की चीज है, मैं मार्कर लेने आया हूं लीज पे, आप मुझे ये एसेट देना पसंद करेंगे? लेसर ने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कौन सा वाला? कहते ये वाला रख लो। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया, आइडेंटिफाइड एसेट अलग हो गया। इसका मतलब है अब ये लेसर के पास पड़े रहेंगे और ये लेसी के, इसको अब मैं टच नहीं कर सकता, ये मेरा एसेट नहीं है। तो पहला टेस्ट कौन सा पास हो गया? आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त हो गई, शनाख्त हो गई, ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर लगेगा कंट्रोल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कंट्रोल टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट पास हो गया? अब अगला टेस्ट कौन सा लगना है? कंट्रोल टेस्ट। मैं इस मार्कर को खोलने लगा, इस मार्कर को खोलने लगा तो लेसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते सिर्फ शाम की क्लासेस में इसको यूज कर सकते हो। मैंने कहा मैं तेरे से लीज पे चीज लेके गया हूं, कहते कंट्रोल मेरा होगा, कंट्रोल मेरा होगा, मर्जी मेरी चलेगी। मैंने शाम की क्लास में पढ़ाना शुरू किया, मैंने लिखा, कहते बस शाम को 2 वर्ड लिख सकते हो, खत्म, चलो अब कल खोलना शाम को इसको। मैंने कहा यार ये क्या मजाक बनाया, ड्रामा बनाया तूने। तो कंट्रोल टेस्ट पास हो गया, आइडेंटिफाइड तो है, लेकिन कौन सा टेस्ट फेल हो गया? कंट्रोल टेस्ट। यानी दी तो दी है मुझे चीज, लेकिन अब मर्जी अब क्या चला रहा है? अपनी मर्जी चला रहा है। तो अब मुझे बता दें, अगर बिल फर्ज दोनों टेस्ट पास हो जाते, थोड़ी देर बाद मैं गया, मुझे इस मार्कर को देख के बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये मैंने मार्कर इधर रख दिया, मैंने कहा यार इसको तो इंशाल्लाह कल शाम की क्लास में ना दोबारा उठाऊंगा, लीज पे लिया हुआ है मैंने, अब कल शाम की क्लास में दोबारा उठाऊंगा और कल शाम को जो है वो ये लिख के लेसर कहेगा बंद कर, चल 2 वर्ड और हो गए, अब कल अगले दिन शाम तक के लिए इसको साइड पे रख दूंगा। स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान इट इज नॉट अ लीज। इस मार्कर का आप किराया पे कर रहे हो तो एंट्री करो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगला मार्कर मैं लीज पे लेने गया, वो उसने कहा भाईजान ये आपका मार्कर, ये आपका मार्कर। कौन सा टेस्ट पास हो गया? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगला टेस्ट कौन सा? कंट्रोल टेस्ट। मैं आ रहा हूं मार्कर कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं, शाम कर रहा हूं, दिन में कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जाते हुए अपनी जेब में डाल के लेके जा रहा हूं, कोई नहीं मुझे रोकने वाला। आप बता दें कौन सा टेस्ट पास हो गया? कंट्रोल टेस्ट पास हो गया। इज इट अ लीज और नॉट? अब मैं आरओयू डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली एंट्रीज करूंगा। अब मैं रेंट डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्रीज, कितने टेस्ट पास होने चाहिए? 2 टेस्ट। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड नंबर 2 कंट्रोल टेस्ट। ये 2 टेस्ट पास होंगे तो लीज को क्या कहेंगे? लीज, वरना लीज विल नॉट बी अ लीज। कंट्रोल टेस्ट में थोड़ी सी अब जरा तफसील है, सॉरी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में थोड़ी सी तफसील है। तफसील अब आपने सुननी है। तफसील यह है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो उसके दौरान मैंने एसेट पिक कर लिया और पिक करके उसने कह दिया ये तुम्हारा एसेट है, ये तुम्हारा एसेट है, जब मर्जी लिखो, कंट्रोल टेस्ट भी पास हो गया। जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां मर्जी इस्तेमाल करो, यूरोप में क्लासें लो, पाकिस्तान में क्लासें लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, कंट्रोल टेस्ट पास है। लेकिन जाते जाते एक बात उसने मुझे की, कहते हैं अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं इस मार्कर को चेंज कर सकूंगा किसी भी वक्त, अगर जरूरत पड़ी, फिलहाल ले जाओ अगर जरूरत पड़ी। क्योंकि लेसर्स ये सोचते हैं कि ये एसेट अगर मैं इस लेसी से वापस लेता हूं ना तो किसी और बंदे को लीज पे देके शायद मैं ज्यादा कमा सकूं, तो इसलिए लेसर बड़े तेज हैं आजकल, कई दफा राइट अपने पास रख लेते हैं। लेसी को कहते हैं भाई ये मार्कर फिलहाल आपका है, इसको लेके चले जाएं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जहां मर्जी इस्तेमाल करें, जब मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर मुझे मुनासिब महसूस हुआ तो मैं ये वाला मार्कर वापस मंगवा लूंगा और ये मार्कर आपको दे दूंगा। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास नहीं हो रहा, असल में आर्जी तौर पर तो आइडेंटिफाई हो गया था, लेकिन उसके पास क्या राइट है? अब एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, ही हैज सब्स्टिट्यूशन राइट। कौन? लेसर। लेसर हैज सब्स्टिट्यूशन राइट। बल्कि फिक्रा फाइनल में बोलने लगा हूं, लेसर हैज अच्छा खासा सब्स्टिट्यूशन राइट। अगर लेसर के पास इसको बदलने का अच्छा खासा हक है तो इसका मतलब है फिर ये लीज नहीं है। पेज नंबर कौन से? 63।
पेज 63, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। लकीली किताबों में ये पेज है, पेज 63। पहला कौन सा टेस्ट? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। दूसरा कौन सा टेस्ट? कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अगर मुझे एसेट वो बता दे वाजे तौर पे या इंप्लाइड हो। इंप्लाइड कैसे हो सकता है? इंप्लाइड ऐसे हो सकता है कि मैं गया मार्कर लीज पे लेने के लिए, तो मार्कर पड़ा ही एक था। अब उसने कहा यार वो जो मेरे मार्कर है ना, उनमें से एक मार्कर तुझे दे देता हूं। अब मैं लेने गया, मैंने कहा भाईजान इधर पड़ा ही है, तो बस कहते हैं बस ठीक है, इसका मतलब है यही तेरा है। तो एक्सप्लिसिटली नहीं बताया ब्लू वाला मेरा है, लेकिन जब मैं गया तो लेसर के पास पड़ी ही एक चीज हुई थी, तो वही फिर मेरी है, और कौन सी है। तो आइडेंटिफाई एक्सप्लिसिटली भी हो सकते हैं, उंगली का इशारा करके भी, और इंप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इज एसेट आइडेंटिफाइड एक्सप्लिसिटली और इंप्लिसिटली? क्या एसेट वाजे तौर पे शनाख्त कर दिया गया है? जरा देखें। नो। अगर एसेट की शनाख्त नहीं हो सकी तो इट इज ऑब्वियसली इट इज नॉट अ लीज। लेकिन अगर एसेट क्या हो गया? शनाख्त हो गया, अगला सवाल पूछना पड़ेगा। एसेट की शनाख्त हो गई है, अगला सवाल पूछना पड़ेगा, लेसर के पास बदलने का हक है। लेसर के पास बदलने का हक है। इसका मतलब है ये आ तो गया मेरे पास, एक्सप्लिसिटली उसने मुझे ये दिया है, लेकिन जाते हुए एक फिक्रा बोल के चला गया है, भाईजान जब चाहूंगा ये वापस लेके कोई दूसरा वाला ब्लू मार्कर आपको दे दूंगा। तो लेसर हैज अच्छा खासा राइट ऑफ बदलना। अगर लेसर इस एसेट को बदल सकता है तो मैं कहूंगा भाईजान मेरे लिए लीज तो नहीं है। क्लियर? अच्छा, लेकिन आइडियल सर्कमस्टांस की तरफ मूव करें। क्या? ये मार्कर ज़हन में लाएं, ये वाला मार्कर। एसेट की शनाख्त भी हो गई, लेसर के पास बदलने का हक नहीं है। लेसर को मैंने कहा ये वाला मार्कर है, 5 साल के लिए लीज पे ले रहा हूं और ये मेरा है, खुदा के लिए बदली ना। लेसर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं बदलूंगा, आप मेरे पे रिलाय करो, ये मार्कर मैं आपसे वापस नहीं मंगाऊंगा। 5 साल की नॉन कैंसलेबल लीज है, ये मार्कर ले जाओ। शुक्र है जी, आइडेंटिफाई भी हो गया। लेसर हैज नो सब्सटीट्यूशन राइट, लेसर बदल भी नहीं सकता। शुक्र है, अब लीज की तरफ होती जा रही है। लेकिन जब कंट्रोल टेस्ट लगा तो मैं मार्कर खोलने लगा, तो लेसी कैन डायरेक्ट द यूज। उसने कहा चलेगी इस पे तेरी नहीं। लेसी कैन डायरेक्ट द यूज, नो यू कैन नॉट डायरेक्ट द यूज। चलेगी इस पे फिर भी मेरी, ले जा, लेकिन चलेगी फिर भी मेरी। तो ऐसी सूरत में नॉट अ लीज, ये लीज नहीं है। और अगर, अच्छा ये भी एक चीज है, ये मैं आपको फिर बता दूंगा, ये बाद में बता दूंगा। तो डेट इज ऑल। तो इन द एंड ये क्या बन जाती है? लीज। 3 बातें देखें जरा, इस वाली बात को मैं मिटा रहा हूं। ये मार्कर आइडेंटिफाइड है, यस। आपने मुझे ना लीज बनवानी है, तो उसी तरह आपने जवाब देने हैं। ये मार्कर एक्सप्लिसिट है, यस। लॉजिक भी सोचते रहे, हाँ यही मार्कर है मेरा। दूसरा सवाल, क्या लेसर ये मार्कर बदल सकता है? आपने मुझे लीज बनवानी है, नहीं बदल सकता। गुड। क्या इस एसेट पर लेसी की चलनी है? इट इज अ लीज। तो लीज बनवाने के लिए शराइत बताएं। क्या ये मार्कर एक्सप्लिसिट है? क्या लेसर इसको बदल सकता है? नो। क्या लेसी की मर्जी चलेगी? ये 3 सवालों का जवाब आ गया। तीनों का यस नहीं आया, एक का नो था। 3 सवालों का जवाब आ गया, इसलिए लीज मेरी क्या बन गई? लीज बन गई। सब्सटेंटिव राइट तो ये होगा ना, एसेट ही बदल जाएगा, और डायरेक्ट टू यूज में होगा एसेट वही रहेगा, लेकिन उसमें मर्जी लेसर की चलेगी। ये सारी मिसालें आ रही हैं पेज 62 पे। बड़ी ही अच्छी डिस्कशन है, लेकिन आपने पेज नहीं खोलना। असल में आगे ना जवाब दिया हुआ है अनलकीली, तो वो फिर आपका माइंड नहीं चलेगा, इसलिए पेज नहीं खोलना आपने। पिछला सफा है ये। अच्छा, अब ऐसा करें, जहन में ले आए बहरिया टाउन, और मलिक रियाज इसका ओनर है। मलिक रियाज ने कुछ दुकानें लीज पे देनी है, और मलिक रियाज ने कुछ जो है स्विमिंग पूल्स लीज पे देने हैं।
क्लियर, छाल मारने वाला। स्विमिंग पूल्स लीज पे देने हैं, क्लियर। स्विमिंग पूल नंबर 1 2 3। अच्छा, इन सारी चीजों को लीज पे लेने के लिए मलिक रियाज के पास आए इंजमाम। भाईजान इंजमाम को हम लेसी नहीं कहेंगे, अब आज के बाद हम इंजमाम को कहा करेंगे कस्टमर, और मलिक रियाज को कहा करेंगे सप्लायर, क्योंकि हो सकता है कि सप्लायर और कस्टमर लेसर लेसी बन जाएं, हो सकता है सप्लायर और कस्टमर ही रहें। अगर लीज बन गई तो फिर मलिक रियाज लेसर होगा और इंजमाम लेसी होगा, और अगर लीज ना बनी तो मलिक रियाज सप्लायर होगा और इंजमाम कस्टमर होगा, और वो रेंट एग्रीमेंट टाइप चीज होगा, वो IFRS 16 वाली लीज नहीं होगी। अच्छा जी, पहला सिनेरियो पढ़ते हैं। इंजमाम कस्टमर है, मलिक रियाज सप्लायर है। तो मलिक रियाज ने सेड टेक शॉप नंबर 1 फॉर 5 years। इंजमाम पहली शॉप तो ना 5 साल के लिए तो मेरे से ले लीज पे, बट मलिक रियाज कैन नॉट सब्सटीट्यूट दिस शॉप। और ये बात सुन ले, मैं इस दुकान को तेरे लिए बदलूंगा नहीं, रिलैक्स रही जी। आइडेंटिफाइड है शॉप नंबर 1 शॉप तो आइडेंटिफाइड है। मलिक रियाज के पास बदलने का हक, मीन लेसर कैन नॉट सब्सटीट्यूट। अभी तक आपको क्या लग रही है? अभी तक लीज लग रही है। इंजमाम कैन ओनली स्टार्ट एन एक्टिविटी, जनरल स्टोर, मेडिसिन शॉप, जो भी खोलनी है इंजमाम ने, विद द परमिशन ऑफ मलिक रियाज ओनली। इंजमाम मलिक रियाज की इजाजत के बगैर जनरल स्टोर या मेडिसिन शॉप खोलने से पहले उससे पूछेगा, जो इजाजत मिलेगी वो करेगा। कौन सा टेस्ट फेल हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या कंट्रोल टेस्ट? कंट्रोल टेस्ट फेल। अब मैं इंग्लिश का एक फिक्रा बोलने लगा हूं जो आपने जरा देखना है। लेसी हैज नो राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस दिस शॉप इज। ये शॉप का पर्पस क्या होगा? लेसी हैज नो राइट टू गिव इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा टेस्ट फेल हो गया? कंट्रोल टेस्ट फेल हो गया। इट इज ए लीज और इट इज नॉट अ लीज? इट इज नॉट अ लीज। अगला पढ़ें जरा। मलिक रियाज ने कहा दो शॉप नंबर 2 ले लो फॉर 5। शॉप 2 का मतलब आइडेंटिफाइड, बट मलिक रियाज कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दिस शॉप। बदलूंगा नहीं, ये शॉप तेरी है, कोई और दे के तुझे ये शॉप मैं वापस नहीं लूंगा। अभी तक लीज लग रही है, गुड, वेल डन, अच्छा बोला आपने। इंजमाम कैन स्टार्ट एनी एक्टिविटी इन दिस शॉप एंड डायरेक्ट द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ शॉप। इंजमाम तेरी मर्जी है, जो मर्जी खोल, यहां पे जो मर्जी कर, यहां पे तू आटे का कारोबार कर, यहां पे तू बोतलों का कारोबार कर, यहां पे तू बिस्किट का कारोबार कर, जो मर्जी है तेरी। डेंटल क्लिनिक खोलनी है खोल, क्रिकेट सिखाना है लोगों को सिखा, तेरी मर्जी है। तेरे पास राइट है टू डायरेक्ट हाउ, कैसे चलानी है और क्या पर्पज है दुकान का, वो सारी तेरी मर्जी है। तो इट इज अ लीज। कंट्रोल टेस्ट पास हो गया, क्लियर। मलिक रियाज सेड टेक पूल नंबर 1 फॉर 5 years। पूल नंबर 1 तेरा है 5 साल के लिए। सारी बातें इंजमाम ने पूल 1 में आगे फिर लोगों को स्विमिंग के लिए देना होगा, तो पूल 1 इंजमाम ने ले लिया 5 साल के लिए। बट आए यानी मलिक रियाज कैन सब्स्टिट्यूट दिस पूल। मैं ये पूल ना बदल सकता हूं बिकॉज ही हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है सब्स्टिट्यूट करने की। मैं 1 की बजाय तुझे क्या दे दूंगा? 2 दे दूंगा। एंड ही कैन अर्न फ्रॉम दिस, और शायद मैं इससे ज्यादा अच्छा कमा लूंगा। तो बताएं अब क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो? नहीं, लेसर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब देखें क्या बनेगा। लेसर हैज द राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस। देन इफ इट इज यस, देन इट इज नॉट अ लीज। अच्छा यार मुझे बताएं, सब्स्टिट्यूट करना चीजों को आसान होते हैं मुश्किल? ये लो भाई मार्कर, ये मार्कर पकड़ लिया आपने? अच्छा, वो वाला मार्कर मुझे वापस कर दो, ये ले लो। सब्स्टिट्यूट करना आसान है, सब्स्टिट्यूट करना आसान है। यार ये व्हाइट बोर्ड मैं आपको देना चाहता हूं यार, उधर से जरा लकड़ी वाले को बुलाना, बाहर से लकड़ी वाले को बुलाओ बाहर से। व्हाइट बोर्ड देना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। आसान है मुश्किल? तो भाईजान ये मत कहें कि सब्स्टिट्यूट करना आसान है या मुश्किल है, ये कहीं डिपेंड करता है एसेट पे। कुछ एसेट ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट करना आसान होते हैं, कुछ एसेट ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होते हैं। अब होंडा एटलस कार ने बैंक को कहा कि बैंक मुझे मशीन दे दो। बैंक ने कहा यार मशीन जापान से मंगवा के तुझे, बैंक ने कहा सोच ले एक ही दफा फिर बात कर पक्की। होंडा ने कहा देखी जाएगी।
अब जापान से मशीन मंगवा के बैंक ने जो है वो होंडा को दे दी। अब कल कलाम को होंडा 5 दिन बाद कहे सब्स्टिट्यूट कर दो, बैंक के पागल है यार तुम में, क्या तो मशीनें है मेरे पास। तो कुछ एसेट सब्स्टिट्यूट करना आसान, बैंक गाड़ियां दे किसी को सब्स्टिट्यूट करना आसान है, एक से गाड़ी देके दूसरे को दे दे। लेकिन बैंक ने एक स्पेशल मशीन अब होंडा के लिए मंगवाई है, अब उसको सब्स्टिट्यूट बैंक कहां से करके दे उसको। तो वैसे मैं बात कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन में ना ये भी देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन आसान है या मुश्किल। मुझे बताएं लेसर किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकता होगा जो उसके लिए प्रैक्टिकेबल होगी, और जो प्रैक्टिकेबल नहीं है सब्स्टिट्यूट करना वो फिर कर ही नहीं सकता सब्स्टिट्यूट। तो मुझे बताएं स्विमिंग पूल, जब मलिक रियाज के पास बैरियर टाउन में अक्सर 3-4 पड़े हुए हैं स्विमिंग पूल, तो कैसी सूरत में आपको फील हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना आसान है? बिल्कुल आसान है। तो ये जरा एक लाइन लिखी हुई थी मलिक रियाज के बारे में, ही हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, वो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। हाउएवर कन्वर्सली का क्या मतलब है? एक आपको ऐसी बात बताने लगा हूं जहां आसानी से सब्स्टिट्यूट, कन्वर्सली बैंक कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द मशीन फॉर होंडा। बैंक होंडा के लिए मशीन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, लेकिन मलिक रियाज इंजमाम के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है? पूल। तो अब बता दें जी, अगर कर सकता है तो फिर इसका मतलब है ही कैन सब्स्टिट्यूट, तो इट इज नॉट अ लीज। अगला, हमें वो बता दिया करेगा कर सकता है या नहीं, हमें वो बता दिया करेगा कि वो कर सकता है या नहीं। चलें जी, मलिक रियाज ने दो पूल नंबर 2, सॉरी 2 पूल कहां से आ गए, पूल नंबर 2 कितने साल के लिए दे दिया लीज पे? 5 साल के लिए। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड। यार एक मेरी बात सुनो, अब ये अगली बात है, चीजों का यूज प्री डिटरमिन्ड होता है। ये मार्कर मैं इसको दे रहा हूं, इसका क्या यूज है? ये कान में फेरेगा, प्री डिटरमिन्ड यूज, इसका प्री डिटरमिन्ड यूज है, इसका यूज बताने की जरूरत नहीं है, इसका यूज इज प्री डिटरमिन्ड, इसका यूज इज प्री, सिर्फ लिखने के ही काम आता है, हर देखने वाला कहेगा लिखने के काम आता है। लेकिन मैं अगर इसको लैपटॉप दे दूं, पढ़ाई के लिए भी काम कर सकता है, खेलने के लिए भी काम कर सकता है, गेम में डालने के लिए भी काम कर सकता है, जो मर्जी करके, इसका यूज प्री डिटरमिन्ड नहीं है लैपटॉप का। इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स बट इट कैन नॉट बी यूज्ड, चलो भाई आज खेलें, इसलिए नहीं है ये सिर्फ लिखने के लिए है। कुछ चीजों का यूज प्री डिटरमिन्ड होता है, दिमाग आपका एक्सपैंड करता रहे, कुछ चीजों का यूज और कुछ चीजों का यूज प्री डिटरमिन्ड नहीं होता। अब स्विमिंग पूल है, उसका यूज प्री डिटरमिन्ड है, मज्जे नहीं नहानी उसमें, खाउस एग्रीकल्चर, मज्जे नहीं नहानी उसमें। चलो भी ईद आ रही है इंतजाम के, चलो भी सारे बकरे ले आओ यार, चलो अभी बकरे एक दूसरे पे छीनते हैं लटरम बटरम, ना प्री डिटरमिन्ड यूज है इनका स्विमिंग पूल का। लेकिन दुकान की बिल्डिंग, उसका प्री डिटरमिन्ड यूज नहीं है, क्योंकि उसमें क्लिनिक भी खोली जा सकती है, उसमें सब्जी की दुकान भी लगाई जा सकती है, उसमें डेंटिस्ट को भी बिठाया जा सकता है। कुछ चीजें होती हैं जिनका क्या होता है प्री डिटरमिन्ड यूज, और कुछ का प्री डिटरमिन्ड यूज नहीं होता। मलिक रियाज ने पूल नंबर 2 इंजमाम को दिया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज स्विमिंग पूल इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड, दैट इट इज यूज्ड फॉर स्विमिंग, छाले मारने के लिए तो नहीं इस्तेमाल होना, स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होना है। हाउएवर लेसी के पास राइट नहीं है इसको ऑपरेट करने का अपनी मर्जी से, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम्स आर गवर्न्ड बाय लेसर। तो ये मिसाल वही वाली आ गई ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें क्या है, नॉट अ लीज क्यों है? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल टेस्ट पास नहीं हो रहा। स्विमिंग पूल 3, मलिक रियाज ने कहा पूल 3 ले लो 5 साल के लिए। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड, ये हमें पता है कि पूल किस इस्तेमाल में आता है। लेसी हैज अ राइट टू ऑपरेट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करो यार, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। सो इट इज अ लीज, ये लीज है। क्लियर? अच्छा, अब आई के अपने ना 1-2 चीजें अपनी किताब से निकाल दी हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स मैं देखता हूं मैंने आपको करवानी है या नहीं करवानी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो थ्योरी है ना स्टैंडर्ड वाली, वो जरा पढ़ लेते हैं। पेज 60, सबर के लम्हात खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हम 3 सवाल करेंगे पास पेपर के, जिसके ये 3 सवाल आए हैं पास पेपर के, लीज इज अ लीज और लीज इज नॉट अ लीज, लेकिन तीनों सवाल 5-5 मिनट के हैं। तो ये थ्योरी अगर आप तसल्ली से 5 मिनट सुन लें तो वो 3 सवाल पास पेपर के इंशाल्लाह सबके सही होंगे। एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त मलिक रियाज और इंजमाम में क्या हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट, एन एंटिटी शैल असेस, एंटिटी होता है लेसर, कस्टमर होगा ना इंजमाम, एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज, एंटिटी सोचे कि ये लीज है भी या नहीं है।
अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, यानी कंट्रोल टेस्ट भी पास होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पास होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर पैसे, पैसे देगा लेसी लेसर को। कंट्रोल टेस्ट पास हो जाए और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो जाए तो कहते हैं मेरी नजर में ये लीज क्या बन जाएगी, लीज। अच्छा जी, पहला टेस्ट कौन से, आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा कंट्रोल। देखे आपने इधर, मुझे लगा देखा नहीं आप लोगों ने ऊपर, मैंने जो सर्कल किया। पहला टेस्ट कौन से और दूसरा टेस्ट कौन से, कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, लेसी के, लेसी के पास। लीज बनने के लिए, लीज बनाने की कोशिश कीजिएगा, लीज ना बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। डज द लेसी हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट, कंट्रोल लेसी के पास होना चाहिए और एसेट भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। द कॉन्ट्रैक्ट माइट नेम अ स्पेसिफिक एसेट, हो सकता है एसेट का क्या बता दिया जाए, नाम बता दिया जाए। और यानी कि 10 फ्लोर हैं, उस पर चौथे फ्लोर में 5वां कमरा ये आपका है, और स्पेसिफिक एसेट को सिंपली भी इंप्लाइड, या सारे कमरे ऑक्यूपाइड हैं, एक ही कमरा खाली है, तो वो कमरा फिर आपका है। थ्रू इट बीइंग मेड अवेलेबल टू लेसी, उसने कहा जाओ इधर जाके देख लो, मेरे ख्याल से सारे कमरे भरे हुए हैं, 100 कमरे, एक कमरा खाली पड़ा हुआ है 77, तो उसका नाम लेसर ने उसको नहीं बताया, लेसी ने खुद ही तलाश करके 77 में चला गया, तो इंप्लाइड था वो। एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज, चीजें आइडेंटिफाइड नहीं समझी जाएंगी इफ द मलिक रियाज हैज अच्छा खासा राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने मार्कर इसको दे दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो आइडेंटिफाइड है, लेकिन मैंने देते हुए कहा कि मैं इसको बदल सकता हूं, तो स्टैंडर्ड कहते हैं इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, इट इज नॉट अ लीज। मलिक रियाज का राइट स्विमिंग पूल बदलने का इज कंसिडर्ड टू बी अच्छा खासा इफ द मलिक रियाज हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, अगर कर सके सब्स्टिट्यूट। ऐसा ना हो कि कोई जहाज किसी ने मांगा हो, वो कहां से सब्स्टिट्यूट करके देंगे हम। इफ द मलिक रियाज हैज practical ability to substitute, for example assets with special nature cannot be substituted but assets with simple nature can be substituted। और यार मुझे बताएं ये लेसर सब्स्टिट्यूट करता क्यों होगा एसेट, क्योंकि उसको किसी और लेसी को देख के फायदा कमाना होता होगा। एंड वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, कौन कौन, एक्सीलेंट, वुड से पहले लेसर लगा लिया हमने, एंड लेसर वुड इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट इकोनॉमिकली करेगा इससे, वो किसी और को दे देगा। और इफ द राइट ऑफ सप्लायर इज कंसिडर्ड टू बी सब्सटेंटिव, अगर राइट ऑफ सप्लायर अच्छा खासा है एसेट बदलने का, तो एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड एंड दस देयर इज नो लीज। अच्छा ये नोट पढ़े, समझ आ रहा है। कहते हैं अगर कभी एग्रीमेंट पढ़ के आपको समझ ना आ रहा हो कि लेसर एसेट बदल सकता है या नहीं बदल सकता, तो वैसे दुनिया में क्या एज्यूम किया जाएगा, एसेट बदलते नहीं है, लेसर दे देते हैं तो बस दे देते हैं। तो इफ इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि एसेट लेसर बदले या ना बदले, वी मस्ट एज्यूम दैट कि वो नहीं बदल सकेगा। ये कौन से टेस्ट हो गए जी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट है, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। किसको किसको होना चाहिए, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द बेनिफिट्स इज अवेलेबल लिखें टू लेसी। अगर लेसी को सारे बेनिफिट लेने का हक है तो ये लीज है, तो ये लीज है। राइट टू डायरेक्ट द यूज, डायरेक्ट द यूज का क्या मतलब है, चलती किसकी है, चलती किसकी है। द लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्शन देना। द अम्मी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द, अब्बू ना बोलो, टू बेटा, यार हद होगी। द अम्मी है, मुस्कुरा रहा है, द अम्मी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। द अम्मी हैज राइट टू डायरेक्ट या टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू बेटा। The lessee has a right to direct the use of asset if the lessee has right to direct how, कैसे मैं इस दुकान को खोलूंगा और फिर इस दुकान पे काम क्या करूंगा। अगर ये लेसी की पावर है तो अल्लाह का शुक्र है, फिर ये लीज है। दोबारा पढ़ लें, द लेसी के पास समझा जाएगा ये राइट है कि वो डायरेक्ट कर सके, एसेट पे मर्जी चला सके, अगर लीज एग्रीमेंट में हाउ और व्हाट पर्पस किसके हाथ में हो, लेसी के हाथ में।
और यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। कुछ चीजों का हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड। मिसाल के तौर पे स्विमिंग पूल, मार्कर, होंडा की मशीन, उसने गाड़ियां बनानी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड। जिन चीजों का हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड है, तो लेसी को खोलने बंद करने का टाइम अपनी मर्जी का दे दें। फिर लेसी हैज अ राइट टू ऑपरेट। ऑपरेट है चलाना, फिर चलाने का टाइम उसे अपनी मर्जी का रखने दें। अगर उसको अपनी मर्जी का रखने दिया तो फिर इसका मतलब है ये लीज है। अच्छा, कुछ चीजों का तो यूज प्री डिटरमिन्ड नहीं होता। कुछ चीजों का यूज प्री डिटरमिन्ड, जैसे दुकान की जब 5 मरले की इमारत है, उसका यूज प्री डिटरमिन्ड नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप लेसी को हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज में मत रोकें। उसकी मर्जी जो मर्जी खोले। ना सिर्फ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज में उसको इजाजत दें, बल्कि ऑपरेट करने की भी उसको इजाजत दें। लेकिन जिनका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज हर आम बंदे को पता है, उसके स्विमिंग पूल है, उसमें फिर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज आप ना बताएं, उसमें फिर लेसी पे छोड़ दें। नहीं सॉरी, हाउ एंड फॉर पर्पज तो सबको पता है, उसमें फिर ऑपरेट करने की पावर आप किसको दें कि ये खोल ले अपनी मर्जी से। और कई दफा ऐसा होता है कि आपको हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज भी लेसर नहीं बताता और ऑपरेट करने की भी इजाजत, ऑपरेट करने के बारे में भी वाजे नहीं लिखा होता आप कब ऑपरेट करें। लेकिन वो लेसी ने डिजाइन ही ऐसे कराया होता है एसेट के, वो है ही उसी के इस्तेमाल का और मर्जी ही उसकी चलेगी। मिसाल के तौर पे लेसी कोई ऐसा माजूर बंदा है जो गाड़ी नहीं चला सकता, अब उसने लेसर से रिक्वेस्ट करके बाहर के मुल्क से माजूर बंदे की एक गाड़ी मंगवाई। अब लेसर ने नहीं बताया हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या है। लेसी को पता है ये गाड़ी मैंने चलाने के इस्तेमाल लानी है, हर बंदे को पता है। लेसर ने ऑपरेट करने के बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, लेकिन लेसर ऑपरेट करना रोकेगा भी नहीं, क्योंकि लेसी को पता है ये जिसने अपने लिए डिजाइन करवाया, लेसर को पता है लेसी ने अपने लिए डिजाइन करवाया तो अपनी मर्जी से ही चलाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऑपरेट करने की पावर भी लेसर वाजे दे नहीं रहा होता, लेकिन वो चीज खुद बोलती है कि यार हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस भी इसका ऑब्वियस है और ऑपरेट करने का हक भी ऑब्वियस है। तो लेसी अगर डिजाइन करा ले किसी एसेट को अपनी मर्जी से, तो फिर तो लेसी ही बताएगा ना हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या है, लेसी ही ऑपरेट करेगा और लेसी ही मर्जी चलाएगा। अच्छा, अब मुझे सारी बातों की समरी बता दें। आइडेंटिफाइड कैसे समझा जाएगा? जब एक्सप्लिसिटली या इंप्लिसिटली पता चल जाए। दूसरी बात, अगर अच्छा खासा बदलने का हक लेसर के पास है तो ये लीज नहीं है, और अगर लेसर के पास एसेट बदलने का हक नहीं है तो लीज है। कंट्रोल में दो बातें हैं, एक तो बेनिफिट एसेट से कौन ले, वो जाहिर बात है लेसी ने ले लिया एसेट तो लेसी बेनिफिट लेगा। कई दफा ना लेसर भी बेनिफिट ले लेता है। लेसी लेसर को कोई गाड़ी देता है या बस देता है और कहता है रात को मैं चलाया करूंगा, तो फिर वो कंट्रोल तो नहीं है ना, फिर सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स तो लेसी बेचारा नहीं ले पा रहा। तो फिर 6 घंटे के लिए लेसर बीच में ले जाता है, कभी लेट हो जाए 7 घंटे के लिए लेसर बीच में ले जाता है। तो ऐसी चीज में फिर लेसी सारे बेनिफिट्स ले रहा होगा या थोड़े बेनिफिट्स ले रहा होगा? थोड़े बेनिफिट्स ले रहा होगा। अच्छा, इन सारी चीजों में मेन चीज आपको क्या नजर आ रही है, मेन थीम क्या नजर आ रही है? कि लेसी को पावर दें आप। बस अगर लेसी को आपने पावर दे दी है तो इट इज अगर कुछ भी डोरी अपने हाथ में रखी है, वापस ले लूंगा, मेरी मर्जी कर, मेरे टाइम पे खोल, ऐसा कर, कभी कभी बेनिफिट तू ले कभी मैं लूं, अगर ऐसी बातें कर रहे लेसर लेसी से तो इट इज, तो सबकी थीम असल में ये है। तो अब 3 सवाल हैं पास पेपर के, वो आज के नोट्स में लिखे हुए हैं। बताएं क्या तरतीब है उनकी? पास पेपर क्वेश्चन 14, पास पेपर नहीं तरतीब से चलें। पास पेपर क्वेश्चन 14, ठीक है वो कर लें पहले। पास पेपर क्वेश्चन 14, नाम बताएं, क्या नाम है? कैप्री। चलें जी पढ़ें। थीम ज़हन में रखनी है कि लेसर के पास पावर है या लेसर के पास।
पुरानी किताबें हैं। कैप्री आइस अ नोटेबल आइसक्रीम 132। कैप्री आइस अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर, इस पार्लर पे बाल बनाए जाते होंगे, आइसक्रीम बेची जाती होगी। इज अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यार्डले लिमिटेड टू यूज अ स्पेस इन शॉपिंग मॉल। यार इस तरह की चीजें ना अगर कभी पेपर में आ जाया करें तो अपनी आसानी के लिए ना वॉल्स आइसक्रीम में लिख लेता हूं और इसको एम्पोरियम मॉल लिख लेता हूं। मॉल कहते हैं आप लोग, मॉल कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं किस तरह बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। माल नहीं, मॉल, मॉल कहते हैं ना आप। अच्छा, तो वॉल्स इज अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एम्पोरियम मॉल to use a space in shopping mall owned by Emporium for a period of 5 years। कितने अरसे तक हम एम्पोरियम मॉल के अंदर जाके जो है वो आइसक्रीम का ठेला लगा सकते हैं? हमारी मर्जी के आगे गधा भी लगाया हो 60 ठेले के। तो द कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर कह लें आप लोग, बी प्रोफेशनल। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशंस ऑफ स्पेस। उसने बताया खोता रेडी मैक्सिमम 10 बाय 10 फुट की होनी चाहिए या 6 बाय 6 फुट की होनी चाहिए, इससे आगे खोता ना करा जाए। However, वायल हैज अ डिस्क्रिशन, लेकिन वायल को क्या है? डिस्क्रिशन है। वायल लेसर कोई अपनी मर्जी चलाने लगा है, गेम ऑन हो रही है। However, वायल हैज अ डिस्क्रिशन टू रीलोकेट द स्पेस। वायल के पास ये इजाजत है कि वो स्पेस को चेंज कर सकता है, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे उसे ठेला लेके शिफ्ट हो जा। जैसे आप दुकानों पे कई दफा जाते हैं दुकान पे तो लिखा होता है ये दुकान पिछली गली में जा चुकी है, तो फिर आप आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे तो लिखा होगा भाईजान हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे आइसक्रीम लेने गए थे, थल्ले आए वापस। तो however, Vial has discretion to relocate the space to any other floor to accommodate other customers who would be conducting promotional events and activities in the mall। कुछ और लोग आके अगर इधर प्रमोशन का काम करना चाहें तो ठेले वाले को कहें चल निकल नीचे चला जाए, इधर कोई और लोग आए हुए हैं। डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और नॉट। इसमें पॉइंट एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे यार? सब्स्टिट्यूशन राइट, सब्स्टिट्यूशन राइट वाला पॉइंट लिख के आएंगे कि लेसर है सब्स्टिट्यूशन राइट। अगर जगह की बात होती है, इतनी जगह में नहीं काम कर सकता तो किराया उस जगह दे रहे हैं, फिर तो नहीं हो सकता ना सब्स्टिट्यूट। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकेबल है या नहीं, मेरा ये सवाल है आपसे। प्रैक्टिकेबल है। दूसरा सवाल, प्रैक्टिकेबल के साथ लेसर बेनिफिट ले सकता है किसी और बंदे को वहां रख के? तो स्टैंडर्ड ने ये 2 सवाल पूछे हैं। प्रैक्टिकली एबिलिटी है, बिल्कुल है, ठेले को बदला जा सकता है। दूसरा सवाल, उससे बेनिफिट लेगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज किसी और ने करनी है उससे बेनिफिट ले सकता है। तो वो जो पॉइंट है ना, अब ये वाला, अच्छा ये ना जो थ्योरी है माजरत के साथ ऐलान किया जाता है, ये थ्योरी स्टैंडर्ड में ना मुख्तलिफ जगहों पे है, तो ये थ्योरी आपको कुछ हल्की फुल्की ना याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये लाइन लिख के आएंगे हम, a lesser right to substitute asset is considered as substantive if lesser has practical ability to substitute and would benefit economically। in this case as the lesser का लफ्ज़ यूज मैं गलत कर रहा हूं, सप्लायर का होना चाहिए। in this case as the supplier has substantive substitution right therefore and he would benefit economically therefore it will not be considered as lease। इसलिए ये लीज नहीं समझी जाएगी। पीछे भी लिखा हुआ है डायमेंशन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड डायमेंशन, उसकी बेस पे डिसीजन कर सकते हैं। डायमेंशंस से आप कैसे लिंक करवाना चाह रहे हो, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जैसे उसने कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड लोकेशन। देखो सिंपल सी बात है, वो उसे कह दे कि ग्राउंड फ्लोर पे जनूब मशरिक में जो कोना है वो आपका है। जनूब मशरिक में कोना, वहां पता चला है फिर किधर है जनूब मशरिक। तो जनूब मशरिक में जो कोना है वो आपका है और उसमें भी सिर्फ जो है वो 10 बाय 10 फुट की जगह आपकी है। ये डायमेंशंस तय हो गई। अब हमने सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछना है, 2 सवाल। क्या ये डायमेंशंस बदली जा सकती हैं? इस सिनेरियो को सामने रख के सोचें, बदली जा सकती हैं? बदली जा सकती है ना। डायमेंशन से मुराद है कि वो ठेले की पोजीशन ऐसी है, उसने कह दिया साउथ वेस्ट में चले जाएं, लेकिन क्या जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं वहां पे, अगर मिसाल के तौर पे लेसर उसको ये कहता कि यार ये 10 बाय 10 की जगह आपकी है, लेकिन यहां आपने ठेला नहीं लगाना, यहां मैं आपको आइसक्रीम की प्रॉपर मशीनें इंस्टॉल करने दूंगा, यहां आप अपनी छोटी सी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर लें और यहां आप अपना सारा सेटअप लगा लें, मशीनें लगाएं, सब प्रॉपर काम करें। तो ऐसी सूरत में शायद प्रैक्टिकल एबिलिटी फिर ना हो लेसर के पास,
कि उसे तबादला करके दे सके। तो खाली जगह बता देने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि प्रैक्टिकली एबिलिटी है उस चीज को बदलने की या नहीं, उस बेस पे डिसाइड होगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर करें लास्ट 25, एमसीक्यू 25। Which of the following is one of the conditions? Which of the following is one of the conditions set out in IFRS 16? पेज नंबर है 173। For an arrangement to be classified as, कौन सी कंडीशन है लीज के लीज बनने के लिए? ना बनने के लिए नहीं पूछा, इज अ लीज और इज नॉट अ लीज नहीं पूछा, कौन सी कंडीशन जरूरी है लीज के बनने के लिए? चलें जी पकड़ें। भाई ये जो है ना 3, ये बताते हैं लीज इज अ लीज इज नॉट अ लीज, और ये बताता है फाइनेंस और ऑपरेटिंग। इसको तो डिस्कशन से निकाल ही दें, इसको डिस्कशन से निकालना पड़ेगा। ये 5 टेस्ट जो फाइनेंस लीज वाले थे ना वो इसने डाल दिए थे यहां पे। ऊपर क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ऊपर अगर ये सवाल होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशन सेट आउट इन IFRS 16 फॉर एन लीज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, अगर ये सवाल होता ना तो फिर मेरी नजर ही बी की तरफ जानी थी। ये तो सवाल ही नहीं है। ओ भाई पहले कह रहे लीज तो बता दो, लीज भी है या नहीं, अगला सवाल फाइनेंस ऑपरेटिंग में आपसे पूछ ही नहीं रहा। कहते हैं बताओ स्टैंडर्ड की नजर में कौन सी लीज बनती है। अच्छा, अगर लेसी को राइट हो कि सारे बेनिफिट ले सकेगा, यानी रात को भी लेसर एसेट नहीं लेके जाएगा, लेसी के पास ही रहेगा। अगर लेसी के पास राइट हो के सारे बेनिफिट्स लेसी ले सकेगा तो जाके नजर मार लेते हैं। जो मैंने मिटाया हुआ था, लेसी कैन डिराइव ऑल बेनिफिट्स, यस, तो ये तो लीज है फिर। अच्छा, लेसर है सब्स्टिट्यूशन राइट, तो लीज नहीं है। वो पूछ रहा था टू बी क्लासिफाइड एज लीज का जवाब देने आपने। अच्छा, और अगर लेसर के पास पावर है कि मर्जी वो अपनी चलाएगा तो भी ये लीज नहीं है। तो इधर लिख लिया हमने नॉट अ लीज, ये भी नॉट अ लीज, आ लीज, और ये तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग वाले टेस्ट हैं। तो बता दें कौन सी लीज बनेगी सिर्फ पॉइंट ए वाली? लेसी, एक मिनट, इन दोनों बातों को मिक्सअप नहीं करना। अच्छे खासा एसेट बदलने का हक लेसर के पास है नहीं, तो ये लीज है। लेसी के पास गाड़ी आ गई, 24 में से 23 घंटे या 24 के 24 घंटे लेसी ही चलाएगा गाड़ी, तो भी ये लीज है। ओके, अगला कौन सा सवाल है? 23 में से मैं मेरे मुंह से निकल गया, ऑल से मुराद ऑल ही होने चाहिए यार, 100% ही होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन 1 एज बिलो, आज के नोट्स में आ जाए क्वेश्चन 1। ये लेटेस्ट स्टैम्प का सवाल है। इस सवाल को ना अब्दुल्ला अपलोड करते हुए मुझे याद कराना। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, ये ना असल में सवाल मैंने अभी आई कैप के उससे उठाया है, तो ऊपर ना उसने एक पैरा दिया हुआ था, वो मैंने मिस कर दिया है। कोई मसला नहीं, आप इसको लेसर लिख लो, आप इसको लेसर लिख लो। आई कैप का ओरिजिनल क्वेश्चन खुला हुआ है। हाँ, आई कैप का ओरिजिनल क्वेश्चन खुला हुआ है। पहली लाइन में लिखा हुआ था ऑप्टिमिज्म लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग अरेंजमेंट, ऑप्टिमिज्म लीज्ड अ मशीन फ्रॉम एफबीएल। तो फिर ऑप्टिमिज्म कौन है? लेसी, ऑप्टिमिज्म लेसी है। आई कैप का अधूरा सवाल उठाने की वजह से ये हो गया। अच्छा चलें, अधूरा है, मैं अभी ब्रैकेट्स में लेसी लेसर लिख दूंगा, आप इसको छोड़ें, आप सवाल करें। आप
यकम में 21 को क्या हुआ जी? लेसी एंटर हुआ किसमें? लीज में। किसके साथ? लेसर के साथ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लेसी को क्या चाहिए थी? फोटोकॉपी मशीन्स फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो हो सकता है लेसी से मुराद जहां कोई कॉलेज हो, कॉलेज को 2-3 ब्रांचेज हैं, कॉलेज की किप्स कॉलेज है, 2-3-4 ब्रांचेज हैं, उनको काफी सारी फोटोकॉपी मशीनें चाहिए, तो किसी ने मशवरा दिया कि भाईजान खरीदो ना, लीज पे ले लो। तो लेसर के पास जाके लेसी ने मशीनें लीज पे ले ली। सेमी एनुअल रेंटल कितना तय हो गया? 2 मिलियन टू बी पेड इन एडवांस। एज पर एग्रीमेंट ईएल हैज अच्छा खासा राइट टू रिप्लेस द मशीन। ईएल के पास अच्छा खासा राइट है कि मशीनें बदल सकता है, तो इट इज नॉट अ लीज। तो जर्नल एंट्रीज आप कर दें इन बुक्स ऑफ। ना 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 यार, थोड़ा हौसला रखो ना यार, ऐसे तो ना करो, ऐसे तो ना करो, थोड़ा हौसला रखो। जरा ट्रांजैक्शन तो देख लो ना, ईयर एंड और उसमें डिफरेंट है ना, तो थोड़ा हौसला रखो। एडवांस की पेमेंट्स हैं, हौसला रखो। तो सिंपल एंट्रीज अब करनी है, बताएं अब क्या क्या करेंगे? जी बोलें। आप कर सकते हैं, लेसी की किताबों में आप गया और खर्च होने वाली एंट्रीज कर सकते हैं। ये एंट्रीज गया और खर्च होने वाली हमने किस एंगल से पढ़ी थी? ऑपरेटिंग लीज के एंगल से पढ़ी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, आप इधर भी एंट्रीज कर सकते हैं। खैर कोई मसला नहीं, गया और खर्च, बस रेंट एक्सपेंस बुक करना है यार, ROU और लीज लाइबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये तो नहीं, ऑपरेटिंग लीज नहीं, मैंने इन द बुक्स ऑफ लेसी बोला है, इन द बुक्स ऑफ लेसी बोला है। अच्छा यार, जो भी है सारी चीजें फारिग करो, मुझे बताओ आप सिर्फ एक चीज कि हमारा ईयर एंड क्या है। एंट्रीज आप जैसे मर्जी कर लो, एंट्रीज जैसे मर्जी कर लो, मुझे ये 100% यकीन है कि P&L बैलेंस शीट आप लोग मुझे सही बनवा देंगे। एंट्रीज फिर मैं आप पे छोड़ दूंगा, जैसे जैसे आपको एंट्रीज समझ आई वैसे वैसे मुझे करवा दीजिएगा। एंट्रीज अभी हम देखते नहीं, क्योंकि ये लीज है ही नहीं, तो मैं लीज से एंट्रीज निकालने की कोशिश कर रहा था, आप परेशान हो रहे थे। छोड़े पर एंट्रीज क्या करनी है, मुझे P&L बैलेंस शीट बना के दें। मुझे ये बताएं लीज किस दिन शुरू हुई है? 1 मई को। तो महीने जरा पूरे कराएं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का किराया पे होना है, और फिर अगले साल के 6 महीने का 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 महीने ये और वो। पहला किराया कब पे होना है? 2 मिलियन। किस में? 2 मिलियन यहां पे होना है और 2 मिलियन यहां पे होना है। मुझे रेंट एक्सपेंस बताएं, कैलकुलेटर पकड़ें, रेंट एक्सपेंस बताएं। क्या ये 2 इन 6 महीनों का किराया है? इन 6 महीनों में हमने मशीनें इस्तेमाल कर ली होंगी, ये 2 का खर्चा बुक होना चाहिए। ये वाला 2 तो पूरा एक्सपेंस में चला जाएगा। ये वाला 2 कितने महीने फायदा देगा? 6 महीने फायदा देगा। ये किराया देने के बाद 6 महीने लेसर मशीन हमें दिए रखेगा। आप बता दें, तो 2 को मैं डिवाइड करूंगा 6 महीनों से और मल्टीप्लाई करूंगा 2 महीनों से, तो मुझे रेंट एक्सपेंस निकाल दें। पहले वाला 2 पूरा और दूसरे वाला 2 डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने, 2.67। ये क्या आ गया? रेंट एक्सपेंस। अब बता दें, प्रीपेड है पेबल है? प्रीपेड है पेबल है? ज्यादा पे कर दिया हुआ है या पे करने वाला रहता है? लेकिन प्रीपेड मुझे 31 दिसंबर की रात को निकाल के दें। 31 दिसंबर की रात को जितना खर्चे में डाल दिए वो ना निकालिएगा, जितना बकाया रह गया वो प्रीपेड है। तो क्या मैंने इधर खड़े होकर अगले साल के 4 महीने का किराया दे दिया? तो भाई 2 को डिवाइड करें 6 महीने से और मल्टीप्लाई 4 महीने से, तो P&L में चला जाएगा 2.67 और बैलेंस शीट में चला जाएगा दूसरे वाले 2 का 4 महीने का हिस्सा। कितना? 1.3। और मेरे ख्याल से जो आईकैप का ओरिजिनल सवाल था ना, उसने, मैं देख लूं, मैं P&L बैलेंस शीट मांगा हुआ था, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड P&L, उसने जनरल एंट्रीज मांगी नहीं हुई थी, तो ये बैलेंस शीट और P&L है। अब एंट्रीज यार आप जैसे मर्जी कर दें, बस खर्चे में आप डाल दें मुझे 2.67 और प्री पेमेंट बन जाए 1.33। एंट्री जैसे मर्जी कर दें।
मैं तो लेसी के लिए एंट्रीज वैसे ही कर लूँगा, गया और खर्च हुआ, वही तरीका लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। गया और खर्च हुआ एंट्रीज करवा दें। इधर देखो ना यार, इधर देखो माय डियर, एक दफा ऊपर देख लो। इधर मैं गया की एंट्री कर दूंगा, इधर खर्चे की एंट्री कर दूंगा, फिर इधर गया की एंट्री कर दूंगा और 2 महीने के एंड पे खर्चे की एंट्री कर दूंगा। तो गया और खर्च हुआ एंट्रीज कर ले, मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। यकम में गया खर्च हुआ, आया कमाया की एंट्रीज, पहले आया कमाया की डेटर वाली थी एंट्रीज और गया खर्च हुआ की क्रेडिटर वाली थी। क्रेडिटर की एंट्री जरा रिवाइज करवाएं। क्रेडिटर की परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्रीज हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर की जगह रेंट पेएबल और परचेज की जगह रेंट एक्सपेंस। याद आ रही है, भूली हुई है शॉर्ट टर्म लीज की एंट्रीज। तो क्रेडिटर वाली एंट्रीज करवाएं। गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, बोले बोले बोले, रेंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 2 से। ये 6 महीने के पहले दिन होगी, छठे महीने के आखिरी दिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कौन सी तारीख बनेगी? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर? अक्टूबर में 30 दिन होते हैं, 31 अक्टूबर। खर्च हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट। ये ना कहिएगा सर आप शॉर्ट टर्म लीज की एंट्रीज कर रहे हैं। और भाई मैं शॉर्ट टर्म लीज की एंट्रीज नहीं कर रहा, मुझे पता है ये लीज नहीं है, लेकिन उससे मैंने जरा एंट्रीज चोरी कर ली है, तरीका मुझे आसान लग रहा था। आगे चलें। 1 नवंबर, एक्सेलेंट। 1 नवंबर, बोलो 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 बोलो। गया, गया, रेंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। गया खर्च हुआ की, हाँ माय डियर, खर्च हुआ की 31 दिसंबर को एंट्री करवाना मुझे। 31 दिसंबर को एंट्री करवाएं। बोले रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। पर सोच के कितना खर्चा बुक करूं, कितना खर्चा बुक करूं, सारा खर्चा बुक कर लूं या भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं? कौन कौन सा महीना? नवंबर और दिसंबर। कितना? 0.67। P&L में बता दें क्या जाएगा? 2.67। ओके, ये वाला अच्छा ठीक है, मैं करता हूं। लेकिन यार प्रीपेड या पेएबल के लिए क्या करते थे? अकाउंट बनाते थे, क्रेडिटर जैसा अकाउंट। किसी को याद है क्रेडिटर अकाउंट में यहां परचेज आती है, यहां कैश आता है? किसी को याद है क्रेडिटर अकाउंट में यहां परचेज आती है, यहां कैश आता है? डन, बताएं जी। गया कितना? 2, ये वाला पोस्ट कराए ना 2। खर्च कितना हुआ? 2। फिर दोबारा डलवाएं। हिम्मत। गया कितना? 2। खर्च कितना हुआ? 0.67। प्रीपेड रेंट अकाउंट ना बनाओ, मैंने कह दिया भाई यार, नाम डबल चक्करों में ना डाला करो। एंट्रीज में प्रीपेड करके भी एंट्रीज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। कैरी डाउन निकालो यार, किधर आ रहा है? किस साइड पे आ रहा है? इधर आ रहा होगा। कितना? 1. मुझे बताओ, ये जो 1.33 है, ये अजीब सा लग रहा है ना रेंट पेएबल अकाउंट में, कोई तुक नहीं बनती। रेंट पेएबल अकाउंट तो पेएबल्स इधर आते हैं, तो इसलिए अब इसका नाम हमने क्या रख दिया था? बोलो, प्रीपेड। तो प्रीपेड 1.33 है। तो ऐसे बैठे बैठे शॉर्ट टर्म लीज की एंट्री रिवाइज होगी हमारी तो लेसी की बुक्स में, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, ये लीज ही नहीं है, इट इज नॉट अ लीज। अच्छा, ये पता नहीं क्यों आई कैप ने, असल में ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एरिया है, तो आई कैप ने इसको हर अटेम्प्ट में चेक करना शुरू कर दिया है। और ये जो तीनों सवाल हैं लेटेस्ट 3 अटेम्प्ट्स के हैं, हर एक में 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का ना ये वाला कॉन्सेप्ट वो टेस्ट कर है। तो इसकी थोड़ी सी अब आपको रिवीजन और चाहिए, बाकी मैं टेस्टों में भी डालता रहूँगा ताकि आइंदा भी वो ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करे तो थोड़ी सी ज़रा ग्रिप मजबूत हो जाए।
तो ये किसी ने तस्वीर खींचनी थी, खींच ले। अच्छा यार, अब एक सवाल मैं करवाना था, फ्रेंच वनीला वाला। ये मैं आपको अब जो है वो नहीं करवा सकूँगा, तो बस ठीक है। ये 2 सवाल आसान आसान से, जो आपकी डिस्काउंटिंग की रिवीजन हम डेली कर रहे हैं ना जाते जाते, ये वो वाले सवाल हैं। तो हल्की फुल्की डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लें, हमारे आज की मेन चीज़ें ओवर हुई, तो थोड़ी सी डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लें। मुझे 6 महीने के एडवांस के सवाल की रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ मैं। 6 महीने का एडवांस का सवाल, साल का एडवांस के सवाल हमने काफ़ी कर लिए हैं। 6 महीने के या क्वार्टरली एडवांस के सवाल ना 2 मैं लेके आया हूँ, ताकि वो ज़रा 6 महीने के एडवांस के सवाल भी आपके पक्के हो जाएं। अच्छा, ये कुछ टाइम अगर थोड़ा सा निकल आया तो एक पेज है हमारी किताब में जिसमें मैंने मुख्तलिफ बुक्स से कुछ एग्जांपल्स उठाई हुई हैं, पेज 61। तो ये 2-3 सिनेरियोज मैंने लिखे हुए हैं, फिर आगे कंक्लूजन है कि लीज भी है या नहीं है। तो अगर आपने ये रिवीजन करनी है ना, तो ये एक बड़ी अच्छी रिवीजन है। इसी पेज के जहाँ डायग्राम बनी हुई है ना, ये डब्बा उसी पेज से पिछले पेज पे है, पेज 61 पे। 61 ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अक्सर जो है ना शिपिंग कंपनी हो रहा है कि लेसर के पास 4-5 शिप्स होती हैं, लेसर एक शिप उसको दे देता है और देते हुए कहता है मेरा दिल चाहा तो वो शिप वापस लेके कोई दूसरी शिप दे दूंगा। तो फिर इन द एंड ऑब्वियसली हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि लेसर की मर्जी है। लेसर कोई चीज़ भी अपने हाथ में रख लेना तो इसका मतलब है ये लीज नहीं होगी। ओके, तो ये 3 कीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 37 बताएं किस पेज पे है? 78। लेसी के लेसर के? अच्छा, कल ये हमने छुपा हुआ रेट निकाला था, आपको पता है कि लेटर पे कल जो रेट निकाला था वो कौन सा रेट था? छुपा हुआ रेट हमने डेटे से खुद निकाला था, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट रेट, इस वजह से इसका नाम छुपा हुआ रेट है। अच्छा, क्वेश्चन 37। XYZ Limited entered into a lease agreement as lessee on the following terms. Fair value is 1 लाख into lease agreement as a lessee on the following terms. lessee का सवाल है, फेयर वैल्यू 1 लाख है, लीज टर्म 5 साल है, कहीं नहीं लिखा हुआ लो वैल्यू एसेट है, कहीं नहीं लिखा हुआ शॉर्ट टर्म लीज है। लीज टर्म 5 ईयर्स, 6 महीने किराया एडवांस में, तो कितने टोटल किराए बनेंगे? 10 किराए बनेंगे। टोटल किराए कितने बनेंगे? 10 किराए बनेंगे। इकोनॉमिक लाइफ इज 8 ईयर्स एंड इंसेप्शन डेट इज 1 जनवरी। तो बस मुझे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और एलपी पीवी ऑफ एलपी बता दें। आज आके हम वही खड़े हो गए हैं जो पहले दिन क्लास में हमने लिखा था, सबसे पहली क्लास में, एलपी और पीवी ऑफ एलपी। चलें जी, कितनी किस्तें हैं? बस अब रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। कितनी किस्तें हैं? 10 किस्तें हैं, 12-12 हज़ार की। तो 12,000 ज़रब 6 ज़रब 10 कितना हो गया? 1,20,000। अच्छा, अब ज़रा डायग्राम बनाए बगैर भी सोचा करें कि कितनी फिगर्स को डिस्काउंट करना है, कितने को नहीं करना। अब आप मुझे ये बताएं कि 10 किस्तें हैं, पहली किस्त किस में आ जानी है? एडवांस में। तो बाकी कितनी किस्तें बचेंगी? 9 किस्तें बचेंगी। 9 को आपने बुलाना है। तो फॉर द पर्पज ऑफ वेस्टिंग योर प्रीवियस टाइम आई एम हेयर फॉर यू, प्रीशियस टाइम गाय। अच्छा, यहां से भी देख लिया करें, लीज कब शुरू हो रही है? 1 जनवरी 4 को। पहला किराया 1 जनवरी 4 को कितना? 12,000। फिर 1 जनवरी, 1 जुलाई 4 को कितना? 12। असल में 1 जनवरी को आप किराया देंगे और जून तक एसेट इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी 2 मिलियन वाले सवाल में था। 6 महीने का किराया एडवांस में दिया जाता था। 1 जनवरी को आप किराया देंगे, 6 महीने चीज इस्तेमाल करेंगे, फिर 1 जुलाई को एक अगला किराया ड्यू हो जाएगा। तो 4 के कैलेंडर में 2 किराए हैं। इंस्टेड ऑफ 30 जून एंड 31 दिसंबर, वी आर पेइंग ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। इंस्टेड ऑफ 30 जून एंड 31 दिसंबर, वी आर पेइंग ऑन
यकम जनवरी एंड यकम जुलाई। ओके, यकम जनवरी 5। अच्छा, ऐसे ना दीवानों की तरह नोट ना करते रहा करें। यकम जनवरी 5 को किराया देंगे और जून तक एसेट इस्तेमाल करेंगे, ग्रिप रखें मजबूत अपनी, और यकम जुलाई 5 को किराया देंगे और अगले 6 महीने एसेट इस्तेमाल करेंगे। हमें वो एसेट हमारे से वापस नहीं ले सकता, किराया दे दिया मैंने। फिर उसके बाद यकम जनवरी 6 और यकम जुलाई 6, यकम जनवरी 7 और यकम जुलाई 7 और यकम जनवरी 8 और यकम जुलाई 8, 12 12 12 12 12 12 12। ठीक है जी, आप बता दें मैं किस फिगर को डिस्काउंट ना करूं। इसको इधर बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको इधर बुलाया, उसने कहा गाय आई एम हियर। ओह या यू आर ऑलरेडी हियर, सो आई एम सपोज टू कॉल दीज 12s। तो इस 12 को एज इट इज लिख लें। आप भी उंगली पकड़े अपने रजिस्टर पर, ऐसे ऐसे करें। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली ये अल्लाह का शुक्र है, डिस्काउंटिंग जो एनओटी वाली है ना, ये एक पीरियड पीछे लाके छोड़ती है, तो ये यहां लाके चीजों को छोड़ देगी। ये इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खींच तान के कुछ नहीं पड़ा कर में। डिस्काउंटिंग हमेशा कितना अरसा चीजों को लाके पीछे छोड़ती है? एक पीरियड, एक साल नहीं डियर, इधर तो 6 महीने पीछे आ रही है। एक पीरियड बोलना है आपने, एक साल पीछे लाके नहीं छोड़ती। तो शुक्र है डिस्काउंटिंग में हमें कोई साइंस नहीं मारनी पड़ेगी, ये पीरियड इधर लाके पीछे छोड़ देगी। जमा 12 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट। रेट अगर रेंटल सेमी एनुअल तो रेट भी सेमी एनुअल। ऑलरेडी हाफ ईयर लिया। मुझे टेंशन, आप लोगों ने कैलकुलेटर में लिखना है। 1.043535 रेज टू पावर माइनस 9। डबल 9.8। अच्छा, मैं मोटिवेशन शेड्यूलर से उधर से दिखाना है ना आपको, तो उधर 100 नहीं लिखा होगा, 99804 ही लिखा होगा मेरे ख्याल से। सो ये थोड़ी सी डिस्काउंटिंग रिवीजन थी। अब इसको छोड़ दें, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, ये रिवीजन हो गई। अब इसकी जर्नल एंट्रीज और इसका P&L और इसका बैलेंस शीट और इसका नोट, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। बादशाह की तरह हुक्म दें, सॉल्यूशन को हाजिर किया जाए। सॉल्यूशन कदम जोड़ के कदम चलें चलें जल्दी। कितना आंसर नंबर 7। 37। ठीक है जी। यकम जनवरी 4 12,000 और 99804। इसकी जो मैं एंट्रीज करवाऊंगा ना आपको, अल्लाह आपका भला करे, ये एक रिदम से मैंने करवानी है एंट्रीज, रिदमिक एंट्रीज होंगी इसकी। पहले तो मुझे ये बताएं, यकम जनवरी 2004 को बच्चों वाली एंट्री ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितना 99804। अच्छा, अगली एंट्री मुझे बताएं कब होगी? यकम जनवरी 2004 को। बोलें तो लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? 12,000। अगली एंट्री ना 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 ना, रिदम टूट जाएगा। आप जिस तरह चलवा रहे हैं उस तरह भी चलेगा गुजारा, आई एग्री। आप जिस तरह चलवाना चाह रहे हैं उस तरह भी चलेगा गुजारा, रिदम टूट जाएगा। वरना मैं रिदम से चलना चाह रहा हूं। मैं असल में चाह रहा हूं कि पहले साल में 6 महीने के पहले दिन में पेमेंट कर दूं और 6 महीने के आखिरी दिन में खर्चा बुक कर लूं। गया खर्चा भी कह सकते हैं। तो मैं इस रिदम से चलना चाह रहा हूं। हालांकि यकम जुलाई 4 को एक नेट एंट्री भी हो सकती है, बट मैं वो अवॉइड करना चाह रहा हूं। 30 जून 4 पे खड़े होके बताएं, क्या 6 महीनों का ये वाला इंटरेस्ट है? ऐसे मैंने आपको बताया हुआ, ये इंटरेस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है। और 12वें महीने के पहले दिन मिल रहा है या 7वें महीने के पहले दिन?
मैंने सवाल शुरू करने से पहले बोला था एडवांस के सालाना सवाल आपको मैं कई करा चुका हूं, लेकिन 3-4 दिन से ये मैं 6 माहाना सवाल करवाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से ये टफ टाइम दे सकता है अगर इसकी रिवीजन ना की हो। तो ये सवाल मैं कराना चाह रहा था। तो इसको आप खर्चा बुक करें, बेहतर है ज्यादा, क्योंकि मजबूरन खर्चा बुक करने की एंट्री आपको साल के एंड पे करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए 6 महीने के एंड पे भी खर्चा बुक करने की एंट्री कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितना? क्या आप एग्री करते हैं ये मेरा इंटरेस्ट जनवरी से जून तक का है? कैसे पता चलता है? हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, इंटरेस्ट का अरसा पता चलता है उसके सामने वाली डेट और पिछली डेट देख के। ये इंटरेस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है। बहुत बड़ी टिप दी है आपको। इंटरेस्ट का अरसा हमेशा पता चलता है उसके सामने वाली और पिछली डेट देख के। अच्छा, अगला, ये इंटरेस्ट कितने अरसे का होगा? इसका 2005 से कोई ताल्लुक नहीं, ये इंटरेस्ट का 5 से कोई ताल्लुक नहीं। ये इंटरेस्ट होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 वाला, जो 5 के पहले दिन पे हो रहा होगा। तो अब जरा रिदम में चल रहे हैं। तो यकम जुलाई 4 को जरा मुझे एंट्री करवा दें। लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? लीज लायबिलिटी डेबिट हिम्मत 8177 और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 38 और कैश क्रेडिट 12,000। भाई ये बंद करवाओ। 31 दिसंबर 4, इन 4 डेट्स में खासियतें देखें। ये 6 महीने का पहला दिन, ये 6 महीने का आखिरी दिन, ये 7वें का पहला दिन, ये 12वें का आखिरी दिन। गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। चलें जी बताएं भाईजान, ये भी तो बुक करना पड़ना था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी साथ बुक कर लेते ताकि रिदम रहे एंट्रीज का। अब 12वें महीने के एंट्री एंड पे बुक करें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हो नहीं सकता लीज 12 महीने की और इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 महीने का हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये वाला 6 महीने का इधर आ गया, ये वाला 6 महीने का इधर आ गया। कितना? 3467। अब आपके सामने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किताबों में खुला हुआ है, मैं अब नहीं खोल रहा। मुझे रिदम में चलाएं अगली एंट्रीज। डेट एंड डलवा दें पहले। यकम जनवरी 30/5। हिम्मत यकम जुलाई 5, 31/12/5। यहां बुक करेंगे इंटरेस्ट और यहां पे होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री खुद कर लेना, ठीक है जी। अब आप बता दें यकम जनवरी 5 को जो पेमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है? 12,000, 8533 और 346। लेकिन 3467 पुराना वाला पे हो रहा है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। बोलें। 8533 ये पुराना वाला वो नीचे पड़ा हुआ है 12,000। अब आप एग्री कर रहे हैं, इस सवाल की थोड़ी रिवीजन होनी चाहिए थी। अच्छा, आप बता दें 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है, 30 जून 5 का इंटरेस्ट बुक करना है। 30 जून 5 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के 6 महीने का बुक करना है। तो वो जो 6 महीने का बुक करेंगे, जरा मुझे आप बताएं कि ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है, यानी दूसरे साल के पहले 6 महीने का है, जो कि 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है जी। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? 3095। तो जो लोग ना ये दोनों एंट्रीज इकट्ठी करते हैं, मेरा उनको मशवरा है ये दोनों एंट्रीज इकट्ठी ना करें, वो रिदम नहीं बनेगा एंट्रीज का। ये दोनों एंट्रीज इकट्ठी हो सकती हैं क्योंकि हमारे साल के अंदर ही है ना, लेकिन ये रिदम नहीं बनेगा। और इन द एंड छोड़ दें जान बस। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। 8905 3095 ऊपर वाला और 12,000। और इन द एंड फिर बुक कर लें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 2707। So it is how it will move in a rhythmic way. Okay.
31/12/4 का P&L और 31/12/4 के बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेएबल लाइन लगाए बगैर 31/12/4 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो P&L में जाना है। अच्छा मुझे बता दें यार, ये कब से कब तक का है? जनवरी से जून तक का खर्चा है। बैलेंस शीट के एंगल से ना सोचें, अभी जनवरी से जून तक का खर्चा है, और ये जुलाई से दिसंबर तक का खर्चा है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 31/12/4 का P&L बन जाएगा। ये मेरी बात मुकम्मल होगी विदाउट प्रिपेयरिंग लाइन। ये वाला उसमें से हमारे साल ही पे हो गया है, और ये वाला अगले साल पे हुआ है। पेबल में कितना जाएगा? 3, 4, 6, 7। ये बात क्लियर होगी? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, रिपीट करें। इस तरह नहीं, इस तरह मजा नहीं आया। इस तरह जून तक का इंटरेस्ट खर्चे में जाएगा, दिसंबर तक का भी खर्चे में जाएगा, ये दोनों खर्चे में जाएंगे, लेकिन पेबल में ना पूरा नहीं जाएगा। जून तक वाला हमारे साल ही जुलाई में पे हो गया, और जुलाई से दिसंबर तक वाला, भाई वो 100 रुपए लाना था, ये क्लास निकल जाएगी, जल्दी लाओ। जुलाई से दिसंबर तक वाला कब पे होगा? जनवरी में। कितना? 3, 4, 6, 7। ये किस में चला जाएगा? पेबल में। ये किस में चला जाएगा? पेबल में। 31/12/5 की बैलेंस शीट, 31/12/5 की बैलेंस शीट, 4 की नहीं, 4 की आसान है। 31/12/5 की बैलेंस शीट, पेबल नहीं, लीज लाइबिलिटी, करंट और नॉन करंट, लाइन लगेगी। लाइन आप सोच लें कहां है? 31/12/5 की, 31/12/5 की पेमेंट ये हुई है बस। 31/12/5 को पेमेंट होनी थी लेकिन नहीं हुई, यकम जुलाई 5 को आखिरी पेमेंट हो गया। 31/12/5 के साल में आखिरी पेमेंट यही है। एक पेमेंट ये हुई थी 31/12/5 के कैलेंडर में, दूसरी पेमेंट ये हुई है। 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। हमारा साल कौन सा है? 2005। 5 के लिए 6 करंट और ये नॉन करंट। बनाएं जी, लिखें इसको, करंट नॉन करंट। इधर लाइन के साथ लिखें, ऐसे करके लाइन के बीच में घुसा के 31/12/5 की बैलेंस शीट, 31/12/5 की बैलेंस शीट। माने ना माने, मुझे डर है ये सवाल अगर ना कराया जाता ना, खाली टेस्ट में ही दे दिया जाता तो फूके निकल जानी थी। ओके, अच्छा जी, बैठ जाओ भी, एमसीक्यू उसकी डिस्कशन होनी है। अच्छा, 31/12/5 की 31/12/4 की बैलेंस शीट में 31/12/4 की बैलेंस शीट में अनअर्न्ड अगर लेसर का नोट बने, 31/12/4 की बैलेंस शीट में अनअर्न्ड अगर लेसर का नोट बने। सर अभी आपने 31/12/4 का मुझे P&L बनवा के दिया, मजाक कर रहे हैं मेरे से अनअर्न्ड पूछ के। P&L के अलावा सारा क्या है? तो मजाक तो ना करें ना। अभी 31/12/4 का P&L ताजा बनाया है। 31/12/4 का P&L बना के 31/12/4 का अनअर्न्ड पूछना, ये बिस्ती करने के बराबर है। बिल्कुल, ये बुला के जो है वो कुछ ना खिलाने के बराबर है। मुझे हैरत हो रही है, आप लोग सोच रहे थे 31/12/4 का अनअर्न्ड। कितनी दफा मैं बता चुका हूं, जो P&L में अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो इक्का दुक्का सोच रहे थे। 31/12/4 का अनअर्न्ड क्या होता है? जो 4 के P&L में चला गया वो तो
अर्नड है, बाकी सारा तो अनअर्नड कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ P&L वाली फिगर पहले मालूम करनी है। जब P&L वाली फिगर पहले मालूम कर लेंगे तो बाकी किस में चला जाएगा? अनअर्नड में चला जाएगा। अब जब हो जाए ना बंदे की बस, कहते हैं नफल पढ़ 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 के बस हो जाए और वो फिर उसके बाद 2 नफल पढ़े ना तो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। तो जब आपकी लेक्चर ले ले होगी बस, तो अब अगर आप चाहते हैं कि टीचर की आंखों में चमक आ जाए तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सवाल और करना पड़ेगा, वो भी 6 महीने वाला, वो भी एडवांस का, वो भी 6 महीने वाला, वो भी एडवांस का। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ताकि इसको साथ ही फारिग कर देना, इस कॉन्सेप्ट को साथ ही फारिग कर दें। 31 बना 5। क्वेश्चन नंबर 30। सर आसिफ साहब क्या कह रहे थे क्लास के बाद, आप मुझे बताइएगा, या मैं उनसे खुद भी पूछ लूंगा क्या कह रहे थे वो। थोड़ा सा हिंट दे देना मुझे कि कौन सी कोई घर की बात कर रहे थे या फिर कोई इधर की कॉलेज की बात कर रहे थे या कोई ईद की बात कर रहे थे। सर आसिफ ने ईद दी है? अच्छा जी, कौन सा सवाल है? 35 किसी को याद है? 34 के बाद है, याद है? याद है 34, 33, 32 में आपके साथ क्या हुआ था? याद आ रहे हैं? अब कितने लोगों को याद आ गया? हाथ खड़ा करके बता दें। 33, 34 क्या हुआ था? मिसिंग रेंटल से, मिसिंग रेंटल्स थे गाय, मिसिंग रेंटल थे गाय, इधर आओ ना 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 माय डियर, मिसिंग रेंटल नहीं, सॉरी, स्किप हो रहे थे रेंटल, पेमेंट्स मिस हो रही थी, वो याद आ गया? मिसिंग रेंटल नहीं, मिसिंग रेंटल कल तो पढ़ा है। मिसिंग रेंटल और चीज है, बीच में रेंटल चार्ज ना करना और चीज है। मिसिंग रेंटल का क्या मतलब है कि सवाल में रेंटल गिवन ही नहीं, और अभी जो हम सवाल करने लगे हैं वो इस किस्म क्या है कि लेसर ने 1-2 महीने का रेंट माफ कर दिया आपको। कौन सा सवाल मैंने बोला? 35 मैंने बोला, आपने सुना, माशाल्लाह। ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जनवरी 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म कितने साल है? 4 साल। डिस्काउंट रेट सालाना। अंडर द एग्रीमेंट 6 सेमी एनुअल। रशीद आर यू मैड? गाय उठो, गाय आर यू मैड? 4 साल में, 1 साल में आते 2 6 महीने, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कहते 8-6 महीने आने हैं, लेकिन किराए कितने? 6। कोई मसला नहीं, कोई रेंटल स्किप हो रहा होगा, मिसिंग रेंटल का उसमें नहीं बोलूंगा, वो आप उस साइड पे लेके जा रहे हैं, स्किप हो रहा होगा कोई रेंटल माफ कर रहा होगा वो। तो बता दें जी, किराया बनता कब से शुरू होने? अभी अभी मैंने आपको रिवीजन कराई है। पहला किराया होना था 1 जनवरी 15 को पे और 1 जुलाई 15 को पे, लेकिन वो दोनों मिस हो गए, और पहला का पे हुआ 1 जनवरी 16 को। क्लियर? तो अब बच्चों ये कहानी बनेगी। 1 जनवरी 15 को लीज शुरू होगी। भाईजान सोल्यूशन की तरफ देखते रहें। 1 जनवरी 15 को लीज शुरू होगी। 1 जनवरी 15 का किराया, 1 जुलाई 15 का किराया, वही वाला सवाल करवा रहा हूं ना, 6 महीने का एडवांस के रेंटल का। सिर्फ क्या मिस कर रहा हूं? पहले 2 किराए स्किप कर रहा हूं, फिर उसके बाद 1 जनवरी 16 को, 1 जुलाई 16 को, 1 जनवरी 17 को, 1 जुलाई 17 को, 1 जनवरी 18 को, 1 जुलाई 18, उसके बाद तो वही तरतीब चली ना। ठीक है, अब माय भालू डिस्काउंट कर दें, पीवी निकाल दें जरा कैलकुलेटर पे। नहीं, वो लिखी हुई है सामने तो कोई नहीं, कैलकुलेट तो करो ना। लिखी हुई सामने का क्या मतलब है? चुप कर, जो घर से मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, चलें। आज मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। खैर है, होने दो, मैं टाइप कर देता हूं।
असल में ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ना है और ओके वो कह रहे हैं रोजे में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप बताएं जी, भाई मेरा तो यही मशवरा है कि आप इस तरह डिस्काउंटिंग मारें। यार वैसे अगर आपका दिल चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एडवांस के सवालों में पहली पेमेंट को यहीं खड़ा रहने दें 280, इसको यहीं खड़ा रहने दें, जिस तरह मर्जी करें। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं ना कि इन सबको इधर बुला लें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते जल्दी बता दें। इन सबको इधर बुला लें और फिर उनको इधर बुलाना पड़ेगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन एडवांस के सवालों में बच्चों को आदत पड़ी होती है कि पहली को नहीं बुलाना। अगर किसी को आदत पड़ी हुई है पहली को नहीं बुलाना, ना बुलाएं, फिर बाकियों को तो बुला लें, फिर बाकियों को तो बुला लें, लेकिन बाकियों को बुला के 280 डालिएगा इसमें, ऐसा ही है। तो जिस तरह मर्जी डिस्काउंटिंग करें, सब टू यू। मैं उस तरह डिस्काउंटिंग कराना चाह रहा हूं जिस तरह मुझे एडवांस के सवालों में आदत पड़ी हुई है। एडवांस के सवालों में आदत पड़ी हुई है, मैं पहली फिगर को नहीं बुलाता तो नहीं बुला रहा मैं पहली फिगर को, फारग हो पहली फिगर। ये वाले 280 बुलाएं और इन 280 गाय को आपको पता है एक पीरियड लाके पीछे छोड़ेंगे। क्या खूबसूरत लाइन बनने लगी है। इन वाले 280 को बुलाएं और इधर लाके इनको खड़ा कर दें एनओटी का फॉर्मूला लगा के, लगा दिया। इन 280 को बुला के बताएं क्या जवाब आ रहा है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, क्या जवाब आ रहा है 1428। ओहो, मैं इन 280 को पीछे बुलवा रहा हूं और आप ऊपर वाले 280 को डाल के बता रहे हैं। इन 280 को पीछे बुलाएं 11। अब ये वाला 280 डालें बीच में 14। अब ये 1428 किस दिन खड़ा है, यकम जनवरी 16 को, यहां पे यकम जनवरी 16 को खड़ा है। अब इस यकम जनवरी 16 से यकम जनवरी 15 पे आना है, तो बता दें बीच में कितने साल हैं। 1 साल। कितने 6 महीने, कितने पीरियड्स, 2 पीरियड्स। तो 2 पीरियड्स पीछे बुलाना पड़ेगा क्योंकि रेट सेमी एनुअल यूज कर रहे हैं, तो सिंपल डिस्काउंट करके इसको 2 पीरियड्स पीछे ले आए। तो अब आपने ना बड़ा ही खूबसूरत सा करके ना गंदा सा नोट करें, इनको यहां बुला ले, जवाब बोलें 11428 128 और उसको उधर ही खड़ा रहने दें 280 को। यार इधर 11 और फिर इज इक्वल टू, अब 1428 को यहां से पकड़ें, तीनों ना ले चलिए ना, मीनू किथे लेके जा रहे, चौप, इसको 1 साल पीछे ले जाएं। 1 साल का मतलब है 2 6 महीने। 1247, ये आ गया जी 1247.3। क्लियर, 1247.3। नाउ ठीक है, आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लोज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। मैं तो ये चाह रहा था कि अच्छा चलें ठीक है यार, क्लोज कर दें, कोई मसला नहीं। आप ये सवाल ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको एक मिनट एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसकी एंट्रीज ना उसी रिदम में रखी हैं। डेट्स देखें मेरे साथ, यकम जनवरी 15, और यार गया नहीं है तो मैं क्या करूँ, कराया नहीं पे और पहला वाला मैं क्या करूँ। यकम जनवरी 15 30 जून 15 रिदम वही रखे मैंने। यकम जुलाई 15 31 12 15 रिदम वही रखे। यकम जनवरी 16 30 जून 16, यकम जुलाई 16 31 12 16। गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। अब मुझे ये बता दें यार कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गया गया में कोई गया गया ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले 2 रेंटल पे नहीं हो रहे। तो कितने लोग ये सवाल ट्राई कराएंगे, बस ये सवाल ट्राई करें 37 और 35, बस ये 2 आपके होमवर्क हैं। और ये इतने आसान सवाल हैं
कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट लीज का टेक्निकल नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है IFRS 16 की MCQ उसकी डिस्कशन भी प्रॉबेबली अपलोड होगी, तो वो भी आप अटेंड कर लें। बेहतर है ईद से एक दिन पहले कर लीजिएगा, बेहतर है ईद से एक दिन पहले कर लीजिएगा। चलो भाई क्लोज करो इंशाल्लाह। अब जुमे को आप आएंगे तो हम शुरू करेंगे IAS 21, तो ठीक है क्लोज करो।